ओके नाउ सी, अपील्स के चैप्टर में लास्ट लेक्चर मैंने तुमको क्या बताया था। एक तो तुमको ये फ्लो चार्ट बताया था, और ये फ्लो चार्ट में एक चीज़ तुमको याद है, मैंने बताया था हर बार कोई जजमेंट आता है तो जजमेंट की एक कॉपी एसएससी को मिलती है, एक कॉपी सीआईटी को। फिर उन दोनों में से जो नाखुश है वो फर्दर अपील करता है। मतलब पूरे अपील के प्रोसेस में हु आर द टू पार्टीज, एसएससी एंड डिपार्टमेंट की तरफ से सीआईटी। और सीआईटी का काम है टू डिसाइड वेदर टू अपील और नॉट। लेकिन अपील के अंदर जो हियरिंग्स वगैरह होती है उधर धक्के कौन खाता है, एओ लोग। ओके, फिर मैंने ये बताने का तुमको समरी के हिसाब से चालू भी कर दिया था। उसमें सीटा की थियरी हो चुकी है, फट हो गए, 7 पॉइंट थे। आईटेट की थियरी में टोटल 4 पॉइंट है, 2 हो चुके, 2 बाकी है। और आईटेट की थियरी का कीवर्ड क्या था, पोसर। पोसर, तो पोसर में पी और ओ हो चुका है, एस और आर बाकी है। तो सी एस फॉर स्टे ऑफ डिमांड। अभी इधर स्टे ऑफ डिमांड की थियरी वापस से आ गई। अब तुम लोग सोचोगे स्टे ऑफ डिमांड वापस कैसे आ गया, आना ही चाहिए ना। सी सीटा के वक्त जो स्टे मिला था ना, इट वॉज वैलिड टिल सीटा गिव द जजमेंट। मेरे को मतलब लास्ट लेक्चर मैंने क्या बताया था, अगर कोई एसएससी बोलता है भाई इतने सारे पैसे कहाँ से भर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और मुझसे डिमांड रेस कर लिया, तो उसके बाद ऑप्शन है ही कैन राइट अ स्टे एप्लीकेशन आइदर टू एओ और सीटा। और अगर उन लोग कन्विंस हो गए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उससे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, स्टे दे दिया, लेकिन उसमें भी 20% तो भरना पड़ता है, बैलेंस अपने को भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब तक नहीं भरना है, टिल सीटा गिव्स अ जजमेंट। ये देखो मैंने इधर लिखा था टिल सीटास जजमेंट, अपने को स्टे मिला था। अब आगे सोचो, मान लो सीटा का जजमेंट आ गया, उसके बाद क्या होगा, तुम लोग खुद ही सोचो ना। अरे मैं डायरेक्ट बोलूंगा मजा नहीं है, तुम लोग सोचो ना, सीटा का जजमेंट आ गया, अब उसके बाद क्या क्या आउटकम है। या तो सीटा में एसएससी जीता या हारा, दोनों का आंसर दो। अगर सीटा में एसएससी जीता तो एसएससी बोले वाह मैं जीत गया, तो उसने पता जो 20% भरा था ना उसको रिफंड मिल जाएगा। और बैलेंस 80% न तो उसने भरा था ना उसे भरने की जरूरत है, इनफैक्ट उसका 20% भरा हुआ भी वापस आ जाएगा। लेकिन ये कैसा सिनेरियो, अगर वो जीत गया तो, कम ऑन, जीत गया तो ओके। लेकिन अगर सीटा में एसएससी हारा, तब उसको टेंशन क्या है मालूम है, यार मैंने जो 80% की स्टे मांगी थी वो तो अभी वेकेट हो गई। वेकेट हो गई मतलब खत्म हो गई। अब वसूली भाई लोग मेरा पीछा करना चालू कर देंगे। और आइडियली तो क्या होता है मैं, जैसे ही सीटा के जजमेंट में एसएससी हार गया ना, उसको इमीडिएटली बैलेंस 80% पे करना। 80 क्यों बोल रहा हूँ, 20 तो भर चुका है, और अब वो हारा हुआ है तो 80% तुरंत भरना चाहिए। कभी भी रिकवरी प्रोसीडिंग हो सकता है, वो बात अलग है। वसूली भाई लोग को तुरंत नहीं आ जाते, उन लोग खड़े नहीं है कि हारे और जाएंगे उसके घर पे। बट इट इज एज गुड एज यू कैन से कि जैसे एसएससी हारा ना, नाउ इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल ही शुड पे द बैलेंस 80%, अदरवाइज रिकवरी प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड। बट अब सुनो, एसएससी क्या चाहता है मैं क्यों भरूं, मुझे अभी और नहीं बने, मुझे फर्दर स्टे चाहिए। तो फर्दर स्टे चाहिए तो अभी तुम्हें किसकी शरण में जाना पड़ेगा, आईटैट। तो सी, आईटैट को जब हम लोग ये फॉर्म 36 सबमिट करते हैं ना, उसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी डालना पड़ता है। उनको क्या बोलना चाहिए, आईटैट आईटैट ओ आईटैट, मैं सीटा में हार चुका हूं और सीटा वाली स्टे खत्म हो चुकी है, तो मुझे फर्दर स्टे चाहिए, प्लीज दे दो ना, मेरे पास पैसा नहीं है। सी स्टे का है ना एक ही ग्राउंड हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन। इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, इम्पॉसिबल तुमको स्टे मिलेगा। ये स्टे का सिस्टम ही क्यों निकाला है कि कई बार गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी रकम उससे मांगती है, लेकिन एसएससी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे। तो अपने को अपनी नॉट इन अ पोजिशन टू पे वाली सिचुएशन से कन्विंस करना पड़ता है। तो एसएससी क्या करेगा, अपील के साथ एक स्टे एप्लीकेशन अटैच करेगा, और वो नॉर्मल लैंग्वेज में लेटर राइटिंग करते हैं ना, वैसा लेटर लिख के देना है किसको, आईटैट को। और लेटर में मेन क्या लिखना है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं नहीं भर पाऊंगा, मुझे स्टे दे दो। फिर सुन क्या होगा, अगर आईटैट को लगा हाँ यार बंदे की हालत तो खराब है, इसको पहले जो स्थिता वाली स्टे मिली वो तो खत्म हो गई, उसको और स्टे देना चाहिए, तो दे विल ग्रांट अ स्टे ऑफ 180 डेज मैक्सिमम। 180 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा। याद करो 180 डेज से कैजुअली नहीं बोला है, 180 डेज 180 डेज 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज का स्टे देगा कौन, आईटैट। कहां से गिनोगे 180 डेज, नहीं स्टे ऑर्डर आता है। सी मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था, फिर उनका जब रिप्लाई आया था ना किसका, आईटैट का, तो उस रिप्लाई को बोलते स्टे ऑर्डर। तो इमेजिन करो एक स्टे ऑर्डर है, उसकी भी डेट लिखी होगी 13 मई,
13th में इज द डेट ऑफ स्टे ऑर्डर, तो बस 13th में को गिनते नहीं अगले दिन से, तो 180 days is counted from the date of stay order. See, there are two steps. First, I will make an application for stay. That too I will do along with the appeal. And then after some time, ITAT will give a reply by way of a stay order. या फिर इन लोग रिजेक्ट भी कर देंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम पॉजिटिवली उन लोगों ने मेरी स्टे ग्रांट की, तो स्टे ऑर्डर आएगा और उसमें डेट लिखी होगी, वहां से 180 डेज तक अपने को स्टे ऑफ डिमांड मिल गई. स्टे ऑफ डिमांड मतलब वसूली भाई लोग को रुकवा दिया है. स्टे का मतलब ही क्या होता है? रुकवा दो. किन्हें? वसूली की कार्रवाई को रुकवा दो. और 180 डेज मुझे पीस ऑफ माइंड आ गया. अब मैं ट्राई करूंगा आईटैट में जा जाके बैठूं और मैं केस जीत के आऊं. 180 डेज का टाइम है ना, लेकिन इमेजिन करो 180 डेज खत्म हो गए और ये जो मीटिंग्स है ना चले जा रही, कोई फैसला ही नहीं आ रहा है. और अरे अपना तो जैसे जैसे 180 डेज खत्म होने आ रहा है, अपने को टेंशन है ना. टेंशन क्या है? अरे 180 डेज का पैसा भरना पड़ेगा. तो इमेजिन करो 180 डेज खत्म हो गए, अभी तक आईटैट ने फैसला नहीं सुना है. और फैसला नहीं सुना है मतलब मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगा हारूंगा. अब मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, तो आई कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन कि मेरी स्टे को एक्सटेंड कर दो. लेकिन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है ना, तो कंडीशन है कि आईटैट जो अभी तक फैसला ना सुना पाई ना, उसमें असेसी कसूरवार नहीं होना चाहिए. क्या बोला? आईटैट जो अभी तक अपना जजमेंट नहीं दे पाई है, उसमें असेसी फॉल्ट में नहीं होना चाहिए. यानी कि असेसी बेचारा हर मीटिंग में जाके बैठ जाता. आईटैट ही थोड़ी ढीली थी, मीटिंग से कम करती थी, और कई मीटिंग में एओ आता ही नहीं था. अरे होता है ना, ये मीटिंग के लिए क्या है, पहले तो आईटैट टाइम देना चाहिए, फिर उस मीटिंग में एओ भी आना चाहिए, असेसी भी आना चाहिए. तो कई बार क्या मीटिंग से सक्सेसफुली नहीं हो पाती. उसमें असेसी क्या बोलता है, मैं तो जब बुलाते थे आ जाता था ना, मेरा थोड़ी गलती है. अब एओ हमेशा मीटिंग एडजोन करता था, या फिर आईटैट कभी टाइम ही नहीं देती थी, और उसमें मेरा 180 डेज वेस्ट हो गया. तो ऐसे में असेसी कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, और जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा ना, आईटैट कैन एक्सटेंड अप टू 365 डेज. प्लीज बाय करो, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रहा है तुम लोग को. अपना स्टे एक्सटेंड होके 365 डेज तक चला जाएगा. 365 डेज का एक्सटेंशन नहीं मिला है, इट्स अ टोटल स्टे पीरियड. टोटल मतलब टोटल, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मिला के 365 डेज. लेकिन एक्सटेंशन की शर्त क्या है कि आईटैट जो अभी तक जजमेंट नहीं दे पाए, उसमें असेसी फॉल्ट में नहीं होना चाहिए. जैसे पता चला जब भी आईटैट मीटिंग करती थी ना, असेसी मीटिंग में आता ही नहीं था. असेसी ही टाइम पास करता था, आज मुझे टाइम नहीं है, मेरे घर पे फंक्शन है, ये है वो है. असेसी का अगर फॉल्ट है ना, तो एक्सटेंड नहीं होने वाला है. बट अज्यूमिंग असेसी वॉज नॉट एट फॉल्ट एंड द 180 डेज पास्ट अवे, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड. और सी लॉ ने भी क्या बोला आईटैट को, सुनो, आईटैट जब तुम 180 डेज का स्टे दिए थे ना पहली बार, तो कोशिश करो कि 180 डेज में जजमेंट ही दे दो, कोशिश करो. ऐसे तो आईटैट को क्या बोला है, हो सके तो 4 साल में जजमेंट दो, वो भी 5-6 साल हुआ तो भी चलता है. लेकिन जब आईटैट स्टे देती है तो उनको एक मॉरल ड्यूटी भी दी है कि आपने जब 180 डेज का स्टे दिया है ना, तो कोशिश करो कि 180 डेज में केस सलट जाए. और नहीं सलटा और उसमें असेसी कसूरवार नहीं है, तो ही कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, एंड इन सच के आईटैट कैन एक्सटेंड द स्टे अप टू 365 डेज. नाउ लेट्स अज्यूम 365 डेज भी खत्म. सुन इंटरेस्टिंग चीज, 365 डेज खत्म हो गया, अभी तक आईटैट का जजमेंट ही नहीं आया. अब असेसी को कंफ्यूजन है, अरे मैं जीतूंगा हारूंगा कुछ पता ही नहीं, मैं तो हवे में लटका हुआ हूँ. और 365 डेज खत्म हो गया. अब 365 डेज खत्म होने के बाद स्टे की कहानी खत्म. अब फर्दर स्टे नहीं मिलेगी. अब असेसी को अपना टैक्स तुरंत का तुरंत भरना पड़ेगा, नहीं तो वसूली भाई लोग आ जाएंगे. अब असेसी ऐसा कहे ना, नहीं जजमेंट तो आने दो, मुझे भरोसा है मैं जीतूंगा, मैंने गणपति को प्रसाद भी चढ़ाया, ये भी किया है वो भी किया है मुझे. अरे तेरे को जो भरोसा होने दे, तेरा 365 डेज खत्म हो गया, चल टैक्स भर, नहीं तो हम लोग को वसूलने आता है, तेरा बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी वसूली की कार्रवाई चालू हो जाएगी और स्टे की कहानी खत्म. तुम लोग को ये पिक्चर दिखनी कैसी है? मैंने जो बोला ना उसको पिक्चर के फॉर्म में इमेजिन को अच्छा लगेगा. सबसे पहले कहानी चालू हुई थी नोटिस और डिमांड से. नोटिस और डिमांड देख के मुझे हार्ट अटैक आया था ना, मरा नहीं था, बट नोटिस और डिमांड में करोड़ों रुपए आ गए थे. इतना कैसे भरूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, और मुझे तो 30 दिन में भरने को बोला गया था.
और मेरी पोजीशन नहीं थी, तो मैंने पहली बार स्टे किससे मांगा था? फर्स्ट स्टे याद करो, लास्ट लेक्चर का थियरी, आइदर एओ और सीटा, दोनों में से कोई भी मुझे स्टे ग्रांट कर सकता है, और मुझे स्टे मिल गई थी टिल सीटा जजमेंट, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% छोटा अमाउंट है, लेकिन बैलेंस 80% तो मेरा पैसा बच गया था ना टिल सीटा जजमेंट। लेकिन अब क्या हुआ, सीटा में मैं 80 जीता है कि हारा है? हारा है। अरे जीत गया होता तो टेंशन थोड़ी था, जीत गया होता तो मैं आगे भीख मांगता है मुझे स्टे दे दो, जीत गया तो उल्टे का मेरा 20% भरा हुआ भी वापस आ जाता। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि 80 सीटा में हारा हुआ है, अब उसको पैसा 80% भरने की टेंशन है, तो ही विल रिक्वेस्ट आईटैट एंड दे विल इनिशियली ग्रांट अ स्टे ऑफ 180 डेज। ये देखो, इनिशियली 180 डेज का स्टे मिलेगा। ये सेकेंड स्टे क्यों लिखा है? फर्स्ट स्टे तो अपने किससे मांगे थे, आइदर एओ और सीटा। अब ये सेकेंड स्टे आईटैट से मिला है, बट इनिशियली 180 डेज का मिलता है, और एक्सटेंशन चाहिए तो शर्त क्या है, 180 डेज में जो आईटैट जजमेंट नहीं दे पाई है उसमें एसएससी कसूरवार नहीं होना चाहिए। उन लोग ही टाइम पास कर रहे हैं, उस कारण से जजमेंट नहीं आया और मेरा 180 डेज खत्म हो गया, तो आई विल अप्लाई फॉर एक्सटेंशन एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 365 डेज। ये ब्रैकेट दिख रहा है, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन मिला के 365 डेज, और इसके बाद स्टे की कहानी खत्म, नो फर्दर स्टे। इसको पूरे को इंग्लिश में बोलने आएगा? नहीं आएगा, मतलब इंग्लिश नहीं आती तुम लोग, सिंपल इंग्लिश से बोलना है, बताओ। तो सी, मैं ना इसको एक बार बोलूंगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैंग्वेज एंड आई विल यूज वेरी सिंपल एंड परफेक्ट लैंग्वेज। ओके, चालू हो रहा, सुनो। अपने को क्या बताना है कि अपने आईटैट में जो अपील करते हैं ना, तो स्टे मांग सकते हैं, ऐसे चालू करना है। ओके, तो सुनो ना ध्यान से। While filing an appeal to ITAT, the assessee can apply for a stay of demand because the previous stay was valid only till CETA's judgment. ये ब्रैकेट में लिखना है। I repeat, while filing appeal to ITAT, the assessee can apply for stay of demand to the ITAT. ब्रैकेट में because the previous stay was valid only till CETA's judgment. Full stop. If the ITAT is satisfied, satisfied मतलब उनको लगा बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोला, if the ITAT is satisfied, then it can grant a stay of maximum 180 days. During this period, ITAT should try to give the judgment if possible. However, if the ITAT fails to give the judgment during this period, the assessee can apply for extension of stay provided the delay in giving the judgment is not due to the fault of the assessee. ये भी लिखना पड़ेगा ना, एक्सटेंशन की कंडीशन क्या है, इट शुड बी नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द असेसी। अरे क्या था, इफ द आईटैट फेल्स टू गिव द जजमेंट विद इन 180 डेज एंड इट इज नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द असेसी, देन असेसी कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। इन सच केस द आईटैट कैन एक्सटेंड द स्टे अप टू 365 days. After 365 days, the order of stay shall stand vacated. रट लो ये सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ स्टे शाल स्टैंड वेकेटेड, मतलब स्टे की कहानी खत्म। क्या बोला, शाल स्टैंड, कैसा दिया वर्ड, वेकेटेड। वेकेट मतलब खाली हो गया, मतलब ऑर्डर स्टे खत्म हो गया, खत्म ना, 365 डेज ही खत्म, तो पेपर को फाड़ के फेंक दे, स्टे ऑर्डर के पेपर में आता है, इट शाल स्टैंड वेकेटेड एंड नाउ देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ स्टे। ये लिखा ना, नो फर्दर स्टे एंड असेसी हैज टू पे हिज ड्यूज। अब सी, इसमें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, गौर किया जाए। पहली बार जब स्टे मिला था, इट वॉज काइंड ऑफ अनलिमिटेड, ऐसा था कि इतने दिन का स्टे उतने दिन का। अरे देखो ना, फर्स्ट स्टे में तो क्या था, टिल सीटा गिव्स द जजमेंट, एंड भगवान जाने सीटा कब जजमेंट देगा, सीटा जजमेंट कब देता है, पढ़ के ही नहीं आते यार, कैसे कर। विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ देयर अपील इज फाइल्ड इफ पॉसिबल, वो भी बताया था ना यार, फट हो गए में। तो सी, पहली स्टे का कोई लिमिट ही नहीं था, जब तक सीटा फैसला नहीं सुनाएगा तब तक स्टे मिला था। अरे इसको प्रिविलेज समझना चाहिए, पता है अपने को स्टे मिलता है ना, उसका गवर्नमेंट बाद में इंटरेस्ट भी नहीं मांगती है। मतलब सोच, गवर्नमेंट को जो मुझे ये नोटिस डिमांड के 30 दिन में देना था, वो गवर्नमेंट ने पैसा होल्ड पे रखवा दिया, और अंत में जब दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना है। अरे इसकी वैल्यू फील करो यार, तभी तो स्टे इतना इजीली नहीं मिलता है। स्टे मिला ना तो फील प्रिविलेज्ड
कि सोचो करोड़ों रुपए की डिमांड थी, मुझे तो 30 डेज में देना मेरी ड्यूटी था, और लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे इतने टाइम तक होल्ड करवा के रखा, होल्ड किया, और बाद में इवेंचुअली जब देना भी पड़ा तो आई डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट। सी एक चीज माइंड में रखना, अपील के पूरे प्रोसेस में ना इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता, ना अपने को देना पड़ेगा ना अपने मांग सकते। पता है एसएससी मांगता क्यों कई बार? एसएससी क्या बोलेगा, अल्टीमेटली तो मैं केस जीता ना सुप्रीम कोर्ट जाके, तो मुझे मेरा पैसा वापस दो सूद समेत। अरे एसएससी, इमेजिन एसएससी करोड़ों रुपए भर बैठा था और सालों साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, उसका रिफंड आ रहा है, तो उधर भी इंटरेस्ट नहीं मांग सकता वो ना, एसएससी को देना पड़ेगा। ये स्टे में क्या होता है, अपने टैक्स भरे नहीं, मस्त मजे में लड़ रहे और अंत में हार वेर के देना पड़ता है, तो अपने को इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। क्योंकि सी अगर अपील की प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट फैक्टर रखा ना, पागल हो जाएगी पब्लिक यार। क्योंकि अपील प्रोसीडिंग डू नॉट हैव ए डेफिनेट टाइमलाइन, इट कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, एंड उसमें अगर इंटरेस्ट फैक्टर आ गया ना, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, तो कभी माइंड में ऐसा आ जाए ना इंटरेस्ट का, तो ना अपने को इंटरेस्ट देना है ना वो लोग अपने को देते। ओके, अपना लाइबिलिटी है ना नोटिस और डिमांड में फ्रीज हो चुका है, वो भरना है नहीं भरना उस पर लड़ाइयाँ चल रही है। हाँ, मुझे ये बताना था, फर्स्ट स्टे में कोई लिमिट था कि इतना दिन उतना दिन का, अनलिमिटेड था? अनलिमिटेड। बाद में सेकेंड स्टे अनलिमिटेड था कि लिमिटेड? लिमिटेड। और बाद में तो स्टे भी बंद हो गया। इससे क्या समझता हूँ मैं, जब एसएससी का दुख ताजा था ना, उसको फुल हमदर्दी मिली। अरे इमेजिन करो, तुम एसएससी रो रहे हो, किस बात को लेके रो रहे हो? नोटिस और डिमांड कि इतना नहीं भरो, इतना नहीं भरूंगा। तो जब दुखी ताजा दुखी आता है ना, तो अपने को लगता है हाँ यार बेचारे के सच में कुछ गलत हुआ होगा, तो उसको अनलिमिटेड स्टे दे दिया। लेकिन सीटा में जब एसएससी हार गया ना, तो एसएससी की वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई मतलब लोग क्या सोचने लगे कि हारा हुआ है मतलब इसी में कुछ कमी, फिर भी रो रहा है बेचारा, थोड़ी तो दया दिखाए, तो थोड़ी स्टे दे दी। देखो, अरे होता है ना जब जब स्टूडेंट पहला सीए फाइनल में फेल होता है, तो सब लोग हमदर्दी दिखाते हैं, यार बेचारा फेल हुआ यार, ये तो ब्राइट स्टूडेंट है, ऐसा फेल हो गया। लेकिन 2-3 बार फेल होता है तो लोग अपने भी डाउट करते हैं ना, पढ़ता ही नहीं होगा ये, ऐसा ही कर, समाज ऐसा ही है। तो वैसे इधर एसएससी सीटा में जब हार गया, तो क्या लगता है एसएससी का सिक्का खोटा है, एसएससी में ही कुछ कमी होगी, इससे उसकी वैल्यू कम होगी। फिर भी इतना शुक्र मानो कि थोड़ी बहुत तो स्टे मिल रही है। अरे आई एम जस्टिफाइंग कि पहले अनलिमिटेड था फिर लिमिटेड, और अगर इसमें कोई कंप्लेन करे इतना ही क्यों स्टे मिल रहा है, बॉस मिल रहा है ना, एहसान मानो। अदरवाइज इनकम टैक्स वाले अगर खड़ूस होते हैं ना, इन लोग स्टे का प्रोविजन रखते ही नहीं है, तू जो भी कर हमारा पैसा दे के जा। इन लोग एटलीस्ट ये तो हमदर्दी रख रहे हैं कि कभी कभी किसी को फाइनेंशियल कंडीशन किसी का अच्छी नहीं होती है, तो उसमें हम लोग इतना कठोर नहीं बन सकते, तो इतना मिला उतने में भी खुश होना चाहिए। ओके, अब है ना इसमें तुमको एक भयानक केस लॉ बता रहा हूँ। उसमें क्या है, लोगों के होश उड़ गए थे रियल लाइफ में। पेप्सी पीते ना, पेप्सी का केस लॉ था, पेप्सी फूड्स लिमिटेड। उसमें पता है क्या हुआ था, सेम स्टोरी है। इन लोगों को पहले स्टे मिला था, फिर सीटा का जजमेंट आया, पेप्सी वाली कंपनी का केस था, हार गए, तो उन लोग ने आईटैट को रिक्वेस्ट किया कि हमको स्टे दे दो, तो आईटैट ने 180 डेज का स्टे दिया। और आईटैट का फर्ज बनता है कि 180 डेज में जजमेंट देके ख़त्म कर दो, लेकिन आईटैट जजमेंट नहीं दे पाई। तो पेप्सी फूड्स ने क्या किया, बोला यार हम लोग का गलती थोड़ी है यार, आप लोग जजमेंट नहीं दे रहे, हम लोग तो हर मीटिंग में आके बैठ जाते। इधर एसएससी कौन था, इधर पेप्सी फूड्स, लेकिन आप ही जजमेंट नहीं दे, हम क्या करें, तो एक्सटेंशन मांगा, एक्सटेंशन में मिला, 365 डेज का फुल मिला, फिर 365 डेज में भी जजमेंट नहीं आया। और पता है 365 डेज तक जजमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि आईटैट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। आईटैट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मतलब उन लोग का क्या है, कभी काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है। पेप्सी फूड्स बेचारा वेट कर रहे हैं, अब पता नहीं अगली ईयरिंग कब आएगी, अगली ईयरिंग कब आएगी, ईयरिंग के लिए बुला ही नहीं रहे। मतलब आईटैट ही फंक्शन नहीं करी थी बराबर, और कई बार डिपार्टमेंट का डिले हो रहा था, एओ टाइम पे नहीं आ रहा था। और एसएससी बोल रहा है यार हम लोग का इधर 365 डेज खत्म होने आ रहा है और आप लोग टाइम पास कर रहे हो, मजाक थोड़ी है। मतलब एसएससी जरा भी फॉल्ट में नहीं था। एंड फिर बाद में 365 डेज खत्म हो गए ना, वसूली की कार्रवाई चालू हो गई, उनके बैंक अकाउंट वगैरह सील हो गए, सब रियल लाइफ में हुआ था ये सब। एंड फिर बाद में पेप्सी फूड्स ने बोला ये गलत है, हम लोग का वो मिस्टेक नहीं, हमने एक तो रिक्वेस्ट करके बोला हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, स्टे दो, और स्टे दिया तो तुम कोशिश तो करो कि जजमेंट दे के हमको क्लैरिटी मिले, और आप जजमेंट ही नहीं दे रहे हो, टाइम पास आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं। पेप्सी बोला मैं नहीं, मैं तो मीटिंग में आने को तैयार था।
और उसमें 365 डेज खत्म हो गया, ये सरासर नाइंसाफी है, भारत की धरती पे अन्याय हो रहा है। तो ये केस हुआ था। तो इनिशियली तो पता है जजमेंट क्या आया था? सॉरी दोस्त, लॉ में क्या लिखा है? आफ्टर 365 डेज ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। रटो ये सेंटेंस, आफ्टर 365 डेज द ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। तो इनिशियली जजमेंट तो क्या आया? लॉ में लिखा है ना 365 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। और पता है लॉ में तो ये भी लिखा है, आफ्टर 365 डेज ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ द डिले इज नॉट ड्यू टू असेसी। मतलब असेसी कसूरवार नहीं भी है ना, तो भी 365 डेज तो है तो खत्म ही हो जाएगा। और पेप्सी फूड्स कसूरवार था ही नहीं, वो लोग तो मीटिंग में आने को तैयार थे। और एक्ट में पता ये भी लिखा है इवन इफ असेसी का फॉल्ट नहीं है, 365 डेज के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतना जब एक्ट में लिखा है तो कोर्ट लोग पेप्सी को फेवर में जजमेंट नहीं दे रहे, सही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट दे गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? माना के एक्ट में लिखा है कि आफ्टर 365 डेज द ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ द असेसी इज नॉट एट फॉल्ट। ऑर्डर स्टे का खत्म हो जाएगा, माना के लिखा है। बट ये एक्ट में जो लिखा है वही इलॉजिकल है। लॉ कैन नॉट बी लाइक दिस, इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू नो, हर लॉ के ऊपर है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? इट इज फादर ऑफ ऑल लॉज। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 365 दिन के बाद तेरा गलती नहीं भी है तो भी स्टे खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड करे। और पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? कोई भी सिटीजन के साथ, भारत का कोई भी सिटीजन होता है ना, उसके साथ इलॉजिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और इलॉजिकल मतलब क्या? ये देखो, कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग ही टाइम पास करते हैं। मतलब वो लोग मीटिंग में नहीं आते, तो उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? 365 डेज के बाद खत्म। लेकिन कुछ अच्छे बेचारे सीधे होते, तो उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए। मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर, यू शुड बी ट्रीटेड। बट इधर तो पेप्सी फूड्स तो क्या बोलेगा, या जो पागल जैसे लोग होते हैं अपील में, असेसी लोग आते ही नहीं है, उनके साथ ऐसा करो ना। इधर हम तो बेचारे अच्छे थे, तो उन्होंने अपना सिटीजन्स वाला राइट इन्वोक किया। अरे सिटीजन्स के राइट कहाँ लिखे होते? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर इधर इनकम टैक्स की लैंग्वेज को हमने फॉलो करके उसका स्टे वेकेट कर दिया ना, तो इट विल बी वी आर क्रॉसिंग द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पेप्सी फूड का स्टे और फर्दर एक्सटेंड, इन स्पाइट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि 365 डेज के बाद असेसी का गलती नहीं भी है तो भी खत्म। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही हटके जजमेंट दिया। व्हाट इज द बेसिस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन लोग ने ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 करके वो रीड करके बताया। तुमको वो सब पढ़ना नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में खुल्लम खुल्ला कुछ लिखा हुआ है, उसको भी डिसरिगार्ड करके अलग ही जजमेंट दिया, तो उसका कोई तो बेस लिया होगा ना। बेस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14। कंक्लूजन क्या है मालूम है? एग्जाम में तुम लोग क्या लिखोगे बताओ? चलो, 365 डेज के बाद क्या लिखना चाहिए? 365 डेज के बाद भी स्टे एक्सटेंड हो सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड्स, प्रोवाइडेड असेसी वाज नॉट एट फॉल्ट। यस, अगर असेसी ही टाइम पास कर रहा है, मीटिंग में आता ही नहीं आईटेट के सामने, तो 365 डेज के बाद स्टे वेकेट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? 365 डेज के बाद स्टे एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड्स इट कैन बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड असेसी इज नॉट एट फॉल्ट। सी बहुत बार ऐसा है ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट मिलता है। तुमको भी लगे यार एक्ट, और तुम लोग भी है ना बेयर एक्ट क्यूरियोसिटी से रीड करना, उधर क्लियर लिखा है। ओके, क्या लिखा है मालूम है? आफ्टर 365 डेज ऑर्डर स्टाइल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ असेसी इज नॉट एट फॉल्ट, सीधा लिखा है। तो वो देख के तो लगना चाहिए असेसी का गलती नहीं है, तो भी 365 डेज के खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जजमेंट दिया, नहीं, क्यों खत्म होना चाहिए? इधर मतलब एक जेन्यून कॉम्प्लाइंट असेसी के साथ तुम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? आईटेट ढंग से काम नहीं कर रही है, एओ मीटिंग पे आता नहीं है, देखो एओ, देखो ना एओ, तो तुम लोग टाइम पास कर रहे हो और असेसी का बेचारा टाइम खत्म हो रहा है, तो ये गलत है, ये उसके साथ अन्याय हो रहा है।
तो बाद में टू हेल विद इनकम टैक्स लॉ, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे एसएससी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका स्टे और एक्सटेंड होना चाहिए, मतलब एक्सटेंड हो गया फिर। तो एग्जाम में क्या लिखना चाहिए, 365 डेज के बाद भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। However, as per the judgment of Supreme Court in the case of Pepsi Foods Limited, it can be extended even beyond 365 days, provided the assessee is not at fault. मतलब पेप्सी के केस में जैसा हुआ था ना, वो लोग फॉल्ट पे नहीं थे, वैसा सिनेरियो हुआ तो ओके। तो सी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मतलब स्टूडेंट के लिए याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सी एक्चुअली है ना, ऐसे में तुमको केस लॉस है ना, पूरा बैच जब खत्म होने आएगा तब एंड में कराऊंगा, लेकिन कुछ केस लॉस है ना उस मौके पे बताते उसका इंपॉर्टेंस आता है। ऐसे तो पता है अभी तक मैंने जो तुमको पढ़ा है ना उसमें और भी कई केसेस उठ के आते हैं, लेकिन सी जो केसेस मुझे मौके पे बताना ज़रूरी लग रहा है बता देता हूँ, बाकी रिमेनिंग केस लॉस में ना तुमको लास्ट में कराऊंगा। अपनी जो बुक देखोगे डीटी की, उसमें केस लॉस का अलग टॉपिक ही डाला लास्ट में। आई प्रीफर टू कीप इट एट द एंड, बट सर्टन केस लॉस विच आई एम डिस्कसिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही डिस्कस करना है, उसको याद भी करना पड़ेगा। तो सी ये एक्ट में ना थोड़े टाइम के ये जजमेंट भी थोड़ा इन्हीं दिनों में है, एकदम लेटेस्ट जजमेंट भी नहीं है। थोड़े टाइम में अगर तुम लोग देखो ना 365 डेज के बाद और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्ट में अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के नहीं ला रहे, क्योंकि क्या है एक्ट को एकदम इन लोग लूज भी नहीं दिखाने जा रहे, क्योंकि क्या है पेप्सी फूड्स के केस में तो चलो एक्सेप्शनली सुप्रीम कोर्ट फेल्ड के, और उनके केस में पता आईटेट मतलब उनकी दुकान ही बंद पड़ी थी एक तरह से, समझो ना, इट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मतलब उनका ऑलमोस्ट दुकानदारी मतलब कुछ कामकाज ही ढंग से नहीं चल रहा था, तो एक्सेप्शनली अलाउ किया था। लेकिन एक्ट में इसको अमेंड करके लिख देंगे ना तो थोड़ा लॉ एकदम लूज हो जाएगा, और पब्लिक भी कितने टाइम पागल जैसी भी होती है ना, इससे पब्लिक को थोड़ा क्या कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। ओके, तो एक्ट आज भी क्या प्रिफर करता है, आज भी हम ये लिखेंगे 365 डेज का कुछ भी नहीं होगा, तेरा गलती नहीं है तो भी नहीं होगा, ऐसा बोलते ना तो थोड़ा सब सीरियस रहते हैं। ओके, ये था। एक और चीज बतानी रहेगी इधर सुनो, अपने वाले फर्स्ट डे अपने को मिला तो उसमें क्या था, अपने को 20% पे करके बैलेंस 80% का स्टे मिला था, बोला था ना मैंने। लेकिन सी कई बार क्या होता है फर्स्ट स्टे में है ना अपने को है ना 20% भी नहीं भरना पड़ा था, कुछ भरना ही नहीं पड़ा था, कंप्लीट स्टे मिल गया था, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि जो 20% पिछले लेक्चर में बोला था ना, ये सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर स्टे देना भी है तो 20% तो ले लो, लेकिन अगर एसएससी की हालत एकदम ही खराब है, रोड पे आया हुआ है, तो कुछ भी मत लो, चलो ऐसा भी पॉसिबल है। बट अब इमेजिन करो एसएससी ने ना फर्स्ट स्टे के टाइम में ना 1 रुपया भी नहीं भरा था, उसको फुल स्टे मिला था, फुल स्टे। हाँ ओके, लेकिन जब आईटेट के बाद तुम अगली स्टे के लिए जाओगे ना, ये तो एक्ट में लिखा है कि ओनली इफ एसएससी हैज पेड मिनिमम 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट तो ही आईटेट स्टे देगा। तो आईटेट है ना सबसे पहले उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपने पिछली स्टे में कुछ भरा था क्या, हाँ 20% भरा हुआ, हाँ तो ठीक है तो हम लोग दे देंगे। बोले नहीं हमको फर्स्ट स्टे तो कुछ भरे बिगर ही मिल गया था, 20% भी नहीं भरा था, तो आईटेट विल इंसिस्ट कि तू पहले वो भर, और वो मैंडेटरी है। सी फर्स्ट स्टे में जो रूल्स है ना कि 20% उससे भरवा लो, वो एक्ट में कहीं भी फॉर्मली नहीं लिखा है, इट इज सीबीडीटी का गाइडेंस, इट इज द गाइडेंस ऑफ सीबीडीटी। और गाइडेंस तो ऐसा ना थोड़ा लूज रहता है, 20% मांग लो, हो सके तो 5% मांग लो, और अगर उसके एकदम ही बुरी हालत है चलो कुछ मांगो ही मत, दे दो पूरा, एकदम कैजुअल खाता है। लेकिन जब आईटेट में जाते हो ना सेकेंड स्टे के टाइम, उधर एकदम स्ट्रिक्टली एक्ट में लिखा है कि आईटेट कैन नॉट गिव द स्टे इफ एसएससी हैज नॉट पेड मिनिमम 20% of the disputed amount. So if he has already paid at the time of first day, then well and fine. But in case at the time of first day उसने कुछ भरा ही नहीं था, तो आईटेट शुड मेक श्योर कि पहले वो 20% चुकता कर तो ही हमारे से स्टे की उम्मीद रख, और पहली मर्तबा तो 180 डेज ही मिलेगा, फिर एक्सटेंशन होता है। ओके, सी मैं स्ट्रेस करके क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कितने लोग क्या बोलते हैं सर 20% तो उन्हें भरा ही था ना, भरा है तो अच्छी बात है तो आईटेट दे देगा आराम से,
लेकिन बाई चांस अगर तुमने फर्स्ट स्टे के टाइम कुछ भरा ही नहीं था, वही स्टे मिल गया था, तो आईटैट अब नहीं चलाएगा, अब तो बोलेगा 20% तेरा होना ही चाहिए, तो हमसे तेरे को 180 डेज वगैरह वो सब मिलेगा। ओके, तो ये क्या खत्म हुआ अपना, पोसर का एस, स्टे ऑफ डिमांड। ओके, इंपॉर्टेंट थियरी थी कि तुम लोग को स्टार दिख ही रहा होगा ना। अब देखो आर वाली थियरी है ना, तुम लोग एक बार रेक्टिफिकेशन को याद कर लो। रेक्टिफिकेशन जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था ना 154, उसको याद करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। मैं कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, डेट इज माय स्किल। ओके, बट ये एरिया कंफ्यूजन वाला है कि आर वाला थियरी विल लिटिल बिट मिक्स अप विथ रेक्टिफिकेशन। बाय द वे आर रेक्टिफिकेशन जैसा ही कुछ है। अभी याद करो सेक्शन 154 में क्या था, टाइम वगैरह देख लिया उसका, रेक्टिफिकेशन टाइम लिमिट वगैरह था कुछ, है ना। ओके, अब सुनो इधर, लुक हियर, लुक आर, सुनो ना क्या है, लुक आईटैट कैनॉट रिव्यू इट्स ऑर्डर, however if there is an apparent mistake in the order it can rectify the order। ये सेंटेंस का मतलब समझा के बताओ, वापस बोल लूंगा एक बार। ITAT cannot review its order, however if there is an apparent mistake in the order of ITAT then it can be rectified। review not allowed, rectified allowed, लिखा हुआ देख लो ये, cannot review, can rectify। तो इधर दो शब्दों का मतलब बताना है कि रिव्यू क्या होता है, रेक्टिफाई क्या होता है। कैनॉट रिव्यू का मतलब क्या है, चलो पहले इस पे फोकस करो। कैनॉट रिव्यू मतलब कैनॉट चेंज इट्स ओपिनियन। एक बार ये देखो, मैंने एक बार मैं आईटैट हूँ, फील करो मैं आईटैट हूँ, आईटैट मैंने एक बार जजमेंट दे दिया, और एक बार मैंने जजमेंट दे दिया तो अपना जजमेंट में चेंज नहीं कर सकता। यू नो, इधर सलमान खान का वो डायलॉग याद आना चाहिए, क्या था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, फर्स्ट व्यू शुड बी द लास्ट व्यू, देयर शुड बी नो रिव्यू। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। मतलब आईटैट का भी ऐसा है ना कि एक बार हमने जो जजमेंट दे दिया ना वो बदल नहीं सकता, धरती यहां की वहां हो जाए। फर्स्ट व्यू शुड बी द लास्ट व्यू, देयर शुड बी नो रिव्यू। फील द वर्ड री, मतलब वापस जजमेंट चेंज करना, वो नहीं है, अलाउड ही नहीं है। और पता है ऐसा क्यों रखा है, आज अगर आईटैट सोचो अपना जजमेंट बदलने लगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। आज पब्लिक आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन लोग के सामने किस उम्मीद से आते कि न्याय करने वाले लोग हैं, इधर हमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय करने वालों का माइंड ही चेंज होते रहता है, तो पब्लिक का क्या भरोसा रहेगा उन पे। इससे सी आईटैट को अगर मन में ऐसा भी लगे ना, यार हमने जजमेंट देने में गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ जजमेंट दे दिया है, उनको सेकेंड थॉट आ रहा है, यार हमको ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए था, जजमेंट दे के भूल जाना चाहिए। जिसको तकलीफ है हाई कोर्ट जाएगा। अरे आईटैट के जजमेंट से आपको तकलीफ है, हाई कोर्ट जाओ, वो बदल देगा। उससे तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन आईटैट अपना जजमेंट देकर खुद ही उसको चेंज कर रही है, इट इज टेक्निकली नॉट अलाउड। ओके, ये पॉइंट तो ना सीटा में भी था, लेकिन मैंने उसको फॉर्मली बोला नहीं था। तो कंक्लूजन बताओ, क्या सीटा अपना जजमेंट बदल सकता है? नो। क्या आईटैट अपना जजमेंट बदल सकता है? नो। बट एक बात बताओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट बदलते नहीं है, पर उनको अथॉरिटी है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना एक बड़े लेवल पे। आज एक बहुत बड़ी हस्ती होती है ना, वो लोग अगर जजमेंट बदलते हैं ना, इट इज अलाउड ऑल्सो। और वैसे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, इनकम टैक्स लॉ से गवर्न नहीं है, दे आर गवर्न बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लो ना, नॉलेज मिल रहा है तो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को गवर्न करता है। और उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी दी है कि कभी पब्लिक इंटरेस्ट में आपको जजमेंट बदलना पड़ा तो बदलो। सी बराबर, इट मेक सेंस। सी आज अगर मैं ना एक नया टीचर हूँ, नया टीचिंग में एकदम फ्रेश टीचर हूँ, सीए बनाई हूँ, और पढ़ाते टाइम में एक चीज़ पढ़ाऊँ, फिर उसका आंसर चेंज कर दो, बच्चों ये नहीं ऐसा है, पढ़ा के मैं चेंज करते रहूँ, पब्लिक को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं बैठा, निकालो ये टीचर को। लेकिन अगर मैं एक लेजेंडरी टीचर हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक को मेरे पे एक फेथ बैठा हुआ है कि सर है मतलब है, और फिर अगर मैंने कुछ गलती से कुछ बोल दिया अगले लेक्चर में, सर बच्चों ऐसा नहीं, एक्चुअली ऐसा है, तो इट इज रिस्पेक्टेड ऑल्सो ना। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेजेंडरी लोग है यार, और वो लोग बहुत सोच समझ के जजमेंट देते हैं,
और कभी पब्लिक इंटरेस्ट में उनको अपना जजमेंट बदलना अलाउ किया तो इट इज अलाउड, वो गलत नहीं है, बट वो भी बहुत रेयरली होता है। टेक्निकली कल को कोई एग्जाम में पूछे ना, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, आंसर यस में ही देना पड़ेगा, यस दे कैन। बट सीटा आईटेट इन लोग कदापि अपना जजमेंट नहीं बदल सकते, एक बार जो उन लोग ने जजमेंट दिया वो बदल नहीं सकता है। ओके, ये तो रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई, जैसे पता है आईटेट भी जब जजमेंट देता ना, इधर देखो एक पेपर होता है, पेपर में लिखा होता है ऐसे कुछ कुछ लिखा पड़ी होती, कुछ कैलकुलेशन भी होता है, उसमें कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई कर सकते, जजमेंट बदल नहीं सकते। लेकिन आखिर आईटेट भी तो कोई इंसान लोग बैठे हैं ना, आईटेट में कौन बैठता है, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, पढ़ाया था ना मैंने यार। तो जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, ये लोग इंसान ही है, अब इंसानों से भूल चूक हो सकती है। तो आईटेट ने अपने जजमेंट में कुछ सेंटेंस लिखा है, कुछ कैलकुलेशन किया है, उसमें सिली मिस्टेक हुई है जो किसी को भी समझेगा हाँ यार ये मिस्टेक से होगी। जैसे मैं तुमको पढ़ाते टाइम बोल रहा हूँ 3 इयर्स और इधर 2 इयर्स लिख दिया, बच्चों 3 इयर्स होता है, ऐसे लिखने में 2, समझ जाओ ना यार, गलती से लिख दिया होगा, इट्स ऑब्वियस, 3 बोला है ना तो 2 गलती से लिखा होगा। ऐसे मेरे से ही बोलने में बहुत बार माइंड में कुछ चल रहा है, ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा ह्यूमन मिस्टेक है जो हर इंसान से हो सकती है, विच इज ऑब्वियस एंड नॉट डिबेटेबल, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रेक्टिफाई भी अलाउ नहीं किया मतलब ये तो एकदम ही ज़्यादा कट्टर हो जाएगा। हाँ, तुम तुम्हारा स्टैंड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई अपेरेंट मिस्टेक तो रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड दिस रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 254। पहले जो पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन वो 154 था, वो भी 54, ये भी 54, वो 154 था, ये 254 है। और पता है उधर भी मैंने ऐसा बात बताया था पिछले टॉपिक में, क्या बोला था, इफ देर इज एन अपेरेंट मिस्टेक इट कैन बी रेक्टिफाइड, मिस्टेक शुड बी ऑब्वियस एंड नॉट डिबेटेबल। सेम बातें इधर भी लागू हो रही है। तो बताओ फर्क क्या है, पहले जो थियरी पढ़ाई थी 154 बोल बोल के, अब जो पढ़ा रहा हूं 254 बोल के। बाय द वे ये 254 सेक्शन है इधर। एक और चीज मैं आगे बढ़ू उसके पहले बता देता हूँ, सुनो सुनो, मैंने इस चैप्टर में देखा कुछ सेक्शन ही नहीं बताया, पूरा पढ़ा है, सेक्शन बताया था नहीं, ये भी पूरा पढ़ा है, सेक्शन बताया नहीं, क्योंकि सी इसकी थियरी है ना ऐसे सेक्शन 246A से लेके 251 तक आती है, बट सेक्शन इंपॉर्टेंट इधर इतना नहीं है, जिधर अवॉइड हो सकता है मैं खुद अवॉइड कर रहा हूं। तो ये सीटा की पूरी थियरी कहां दी है, 246A से 251, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। आईटेट की थियरी 252 से लेके 255 में दी हुई है, उस बीच में अभी एक सेक्शन बोला था मैंने 254, एटलीस्ट ये नंबर याद रख लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे पूरा आईटेट का थियरी देखोगे ना 252, 253, 254, 255 इतने सेक्शन है, लेकिन किसका क्या है जाने दो ना, मैंने तुमको कीवर्ड बताया पोसर, उससे याद करो। लेकिन इस बीच में एक सेक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा, कौन सा, 254, वो किसका है मालूम है, रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली 254 सुनो, 254 में ना प्लीज सुनो ना, 3 चीज लिखी है, ये 4 साल का टाइम ऑर्डर पास करने का भी 254 में, ये नो 254 फेमस सेक्शन है, 254 में 4 साल का टाइम भी दिया है, और ये स्टे की जो कहानी है ना वो भी 254 में दी हुई है, और अभी जो पढ़ा रहा हूं वो भी 254 है, मतलब अपने पोसर का OSR सब 254 का बैकिंग है उसमें। हाँ, किसी को 254(1) बोलते, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1A, ऐसा अंदर सबसेक्शन से है, लेकिन ऑल आर 254। तो एटलीस्ट 254 याद सी, जो मुझे लगता है ना कि एग्जाम में ये सेक्शन कभी भी कोट करना पड़ सकता है, वो मैं तुमको स्ट्रेस करके बोलूंगा, तो याद करो 254। ओके, तो सी अब आगे बढ़ते, ये देखो अपेरेंट मिस्टेक के हमारे सामने 2 सेक्शन आ चुके हैं, 154, 254, दोनों का डिफरेंस बताओ। पार्टली राइट रॉन्ग नहीं बोलूंगा, थोड़ा और प्रिसाइसली बोलो ना। सी दोनों में कॉमन क्या है, अपेरेंट मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक हो गई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आजकल 12.5% टैक्स लगता है, स्लैब रेट लग जावे, ऐसे एग्जांपल दिए थे ना मैंने यार। डेप्रिसिएशन का रेट कंप्यूटर्स पे 40% होता है, अलग लगा दिया, ऐसे एग्जांपल दिए थे ना। बट एनीथिंग विच इज अ मिस्टेक एंड इट इज नॉट आर्ग्यूएबल, इट्स अंडरस्टूड, हाँ यार
सिली मिस्टेक होगी। तो टेल मी फर्क क्या है इन दोनों में? इधर मिस्टेक करने वाला व्यक्ति कौन है और इधर मिस्टेक करने वाला व्यक्ति कौन है, वो बड़ा डिफरेंस है। टेल मी 154 की थियरी याद करो, उधर मैंने लिखवाया था एओ प्लस कमिश्नर, इन लोग से मिस्टेक हुआ है। और इधर मिस्टेक करने वाला प्राणी तो नहीं, बंदा कौन है? आईटैट। ओके, तो मिस्टेक किससे हुई है वो फर्क है। और टेल मी 154 में किससे मिस्टेक हुई है? एओ प्लस कमिश्नर। उससे पता है पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया। मेरे को बता एओ प्लस कमिश्नर में कौन कौन लोग आ गए, एकदम नीचे से बता, सब लोग बता दो। एओ में कौन है? आईटीओ, एसीडीसी, जेसी, एडिशनल सीआईटी, फिर उसके ऊपर होता सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी, सीटा भी शामिल हो गया ऐसा, सीटा। इधर कमिश्नर लिखा, देखना मैं गोल कर रहा हूं। कमिश्नर में सीटा भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील से ना, कमिश्नर। तो पता है इधर सारा इनकम टैक्स ऑफिस आ गया। एक्चुअली पता है 154 का लॉजिक है में, इनकम टैक्स ऑफिस पे जो लोग भी बैठते हैं ना, सबका कॉमन सेक्शन है। और तुम लोग पता नहीं कभी इनकम टैक्स ऑफिस विजिट किए होगे, नहीं आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, एक आध बार कभी इनकम टैक्स ऑफिस तो भेजा होगा। नहीं भेजा होगा ना तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार इनकम टैक्स ऑफिस में राउंड मार के आना। ओके, वहां देखना वहां कौन कौन लोग बैठे होते हैं। सब एओ लोग बैठे होते, तरह तरह के एओ कौन? आईटीओ, एसीडीसी, जेसी, एडिशनल सीआईटी, सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी, और ये कौन है? सीटा। सब उधर ही एक साथ बैठे होते हैं। लेकिन आईटैट अलग ऑफिस लेके बैठा होता है, दैट्स वाई सेपरेट सेक्शन। जस्टिफिकेशन दिया, अलग सेक्शन क्यों? अलग बॉडी है। अपने मुंबई में भी इनकम टैक्स ऑफिस तुमको अलग मिलेगी, वहां सारा झुंड बैठा होगा एओ प्लस कमिश्नर का, लेकिन आईटैट का ऑफिस ही अलग है। उस ऑफिस में कौन दिखते हैं? जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, बेंचेस दिखेगी, बेंचेस। ये देखो, तो पहला डिफरेंस क्या है बताओ, क्या डिफरेंस है? 154 में किसको पावर मिला रेक्टिफिकेशन का? एओ प्लस कमिश्नर। प्रिसाइसली क्या गया? एओ लोग आ गए, सीआईटी आ गया, सीसीआईटी, इवन सीटा आ गया। सी मैंने सीटा की थियरी करे फट हो गए, उसमें मैंने रेक्टिफिकेशन का बात क्यों नहीं किया? क्योंकि 154 में ऑटोमेटिकली सीटा भी कवर्ड है। और 254 अलग से अभी क्यों हाईलाइट आ रहा है? क्यों आईटैट एक अलग ऑफिस लेके बैठा तो उसका सेक्शन भी अलग है। लेकिन सी सेक्शन भले अलग होने दो, अल्टीमेटली मामला सेम है। क्या है? इन लोग जो कागज बनाते हैं ना, कागज उसमें कोई सिली मिस्टेक हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करना है। मामला कॉमन है लेकिन अंडरलाइंग सेक्शन अलग है। फिर सेक्शन अलग होता तो टाइम लिमिट भी अलग हो जाता है ना। बताओ क्या टाइम लिमिट है? 154 में रेक्टिफिकेशन होता है तो क्या था? ओन मोशन पे हुआ तो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वॉज पास। और असेसी अप्लाई करे तो 4 साल में अप्लाई, 6 महीने में रिप्लाई। 6 महीना इज नॉट मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी था ना, ये तो सभी को पता है। ये तुमको भी नए नॉलेज की तरह मिलेगा। सुनो, आईटैट में भी है ना, एक से आईटैट से मिस्टेक हुई कहाँ है? सी ऑर्डर मतलब उनका जजमेंट है, उसमें मिस्टेक हुई है ना। तो सुनो, इधर आईटैट ओन मोशन में भी कर सकता है और लोग एओ भी पॉइंट आउट कर सकता है, एसएससी भी पॉइंट आउट कर सकता है। क्यों? आईटैट की मीटिंग में कौन कौन बैठा था? एओ और एसएससी। तो एओ भी बोल सकता सर आपसे सिली मिस्टेक हो गई, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, चलो सुधारो। एसएससी भी पॉइंट आउट कर सकता है। ओके, और आईटैट को खुद भी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, तो ओन मोशन। और टाइम लिमिट सुन, अगर आईटैट खुद ही ओन मोशन पे रेक्टिफाई करेगा ना, 6 महीने में करना पड़ता है। 6 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द महीना इन विच आईटैट का ऑर्डर वॉज पास्ड। ऑर्डर को क्यों बेच रहे? क्योंकि ऑर्डर में ही तो गलती है। अरे पढ़ क्या रहे हम लोग, ऑर्डर के अंदर मिस्टेक हुआ है तो ऑर्डर जिस महीने में पास हुआ था वो एंड करके बाद में 6 महीना। तो टेल मी, आईटैट का ऑर्डर अगर 4 अगस्त को पास हुआ था, बोलना 4 अगस्त को पास हुआ तो क्या होगा? रेक्टिफिकेशन कब होगा? 4 अगस्त, मतलब अगस्त के महीने में भी हो सकता है, फिर उसको एंड करने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इतने टाइम में कभी भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है ओन मोशन पे। लेकिन एओ और एसएससी अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग को वही 6 महीने में अप्लाई करना है। रिप्लाई कब आएगा कानून में कुछ लिखा नहीं है, आईटैट को जब रिप्लाई करना है करेगी।
और कानून लिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आईटैट के ऊपर लिख के प्रेशर नहीं डालना है, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। दे विल रिप्लाई बट नो टाइम प्रिस्क्राइब फॉर रिप्लाई। तो क्या डिस्टिंक्शन था बताओ, ये देखो। अरे डिस्टिंक्शन के फॉर्म में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं बच्चों को जानता हूँ ना। अगर मैं ये सेक्शन को इंडिपेंडेंटली पढ़ा था कंफ्यूजन हो जाता ना, इसलिए करा रहा हूँ ना। तो समझो अच्छी तरह, एग्जाम में डिस्टिंक्शन बिटवीन थोड़ी पूछने वाले कोई यार, ये अपने मगज की क्लैरिटी के लिए। तो बताओ इधर ओन मोशन का टाइम कैसे गिनोगे? 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ आईटेड वॉज पास्ड। सी मिस्टेक वाला ऑर्डर को बेस पकड़ना है। खाली ये 4 years था तो एंड ऑफ द ईयर था इन विच मिस्टेक वाला ऑर्डर वॉज पास्ड। इधर किसका ऑर्डर था? ए और कमिश्नर लोग का। इधर आईटेड का ऑर्डर है। और मैंने तुमको मैं लास्ट लेक्चर एक टेक्निक बताई थी, कभी भी कुछ मंथ जैसा होता है ना, एंड ऑफ द मंथ से गिन लो। मैं तुक्का मारने में काम आता है। कभी हर जगह तुक्का लगता नहीं है, कोई कोई जगह अलग भी होता है, बट एटलीस्ट ज़्यादातर तुम लोग क्या नोटिस करो, मंथ से तो एंड ऑफ द मंथ होगा। तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच आईटेड का ऑर्डर वॉज पास्ड। और अगर अप्लाई करना है तो वही सेम 6 months में अप्लाई करो। 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑर्डर इज पास्ड। और रिप्लाई का नो टाइम। इधर रिप्लाई का भी टाइम था देखो, लेकिन इधर रिप्लाई का टाइम रख के भी कोई मतलब नहीं था। वो रिप्लाई का टाइम वॉज मैंडेटरी के रिकमेंडेटरी? रिकमेंडेटरी। इधर तो टाइम रखा भी नहीं। तो अच्छा डिस्टिंक्शन हो गया ना। अब सुनो, 154 में कौन से आदमी ने रेक्टिफिकेशन गलती किया, रेक्टिफाई कर रहे हो? एओ और कमिश्नर। और कमिश्नर बोला मतलब सीटा तक सब लोग आ गए ना। सीटा के ऊपर कौन होता है? आईटैट, उसके लिए 254 है। आईटैट के ऊपर कौन होता है? हाई कोर्ट, उसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते कि नहीं? वो लोग भी कर सकते, लेकिन हमारे इनकम टैक्स लॉ में उसका कोई सेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इनकम टैक्स लॉ की वो औकात नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करे, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, भारत के सारे लॉ को डील करता है। तो इनकम टैक्स लॉ इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल लॉस। सो हु इज इनकम टैक्स एक्ट टू टेल हाई कोर्ट आप लोग रेक्टिफाई करो, चलो हमने पावर दिया। रे तू है कौन? हट। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर नाचेगा तो किसके इशारों पे नाचेगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और तुमको बता देता हूँ, एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन रेक्टिफाई। सब लोग रेक्टिफाई कर सकते, लेकिन हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन खाली आईटैट के लिए बना है और एओ प्लस कमिश्नर, क्योंकि इनकम टैक्स के टुकड़ों पे पल रहे कौन लोग? एओ, कमिश्नर, आईटैट, ये लोग इनकम टैक्स के पालतू लोग हैं। तो इनके लिए सेक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन नहीं है। पर कल को कोई पूछे ना, वो लोग रेक्टिफाई कर सकते ना। इवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई दी अपेरेंट मिस्टेक। ये किस पे रिसर्च हो रही थी? अपेरेंट मिस्टेक्स का क्या किया जाए। ओके, तो वो पढ़ रहे थे। ओके, तो ये हो गया अपना आर खत्म हो गया। ओके, तो सी देखते देखते अपना क्या समाप्त हुआ? एज पर समरी सीटा के 7 पॉइंट थे, फट हो गए, खत्म। पोसर के 4 पॉइंट थे, खत्म। ओके, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की थियरी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। वो बोलते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। अरे नाम तो बड़े हैं, लेकिन इसके दर्शन छोटे में हो जाएंगे। क्यों मालूम है? क्यों? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना, हमारे इनकम टैक्स लॉ में ज़्यादा प्रोविजन है भी नहीं। और बाय द वे तुम लोग सीए बन रहे हो ना, सीए बन भी जाओगे ना, बनोगे ही। क्लाइंट को अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आना है, वो सीए को हायर नहीं करता है, एडवोकेट लॉयर लोग को हायर करता है। बाकी सीए भी जा सकता है, लेकिन एक क्लाइंट क्या है, अपने केस के लिए चार्टेड अकाउंटेंट को प्रिफर नहीं करता है इफ यू टू गो टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सीए ने पढ़ा ही नहीं ज़्यादा, सर लोग पढ़ा भी नहीं रहे। और सर की क्या गलती? सिलेबस में ही रखा नहीं है ज़्यादा। और सिलेबस की क्या गलती? सिलेबस में इनकम टैक्स लॉ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो सब नहीं है। बट थोड़ा एक रफ नॉलेज होना चाहिए। क्यों? आखिर सीए बन रहे हो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रफ नॉलेज होना चाहिए। तो सी हाई कोर्ट की थियरी पहले हो रही है, 2 मिनट में हो जाएगी। लुक हियर, देखिए समझ जाओगे। ये देखो, आईटैट का जजमेंट आता है, उसके बाद ही हाई कोर्ट जाने का सोचते हैं ना। लेकिन पता है आईटैट का जजमेंट इफ इट इज ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, केस खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आगे बढ़ते। तो इधर देखो मैंने लिखा भी है, मान लो आईटैट ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जजमेंट दिया है, इसमें लॉ को लेके लड़ाई हो रही है, तो जजमेंट की एक कॉपी एसएससी को मिली, एक कॉपी
CIT, इन दोनों में से जो नाखुश है वो 120 डेज में हाई कोर्ट जाता है। ये भी मैंने पढ़ाया था, 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटैट जजमेंट। और हाई कोर्ट में आते तो क्या बोला, रेफरेंस किया है। अब सुनो क्या होता है, हाई कोर्ट में हमने केस तो कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट बाद में जितने भी केस आते उसमें छांटता है। छांटना मतलब असॉर्ट करना। अगर केस चिंदी है तो रिजेक्ट कर देते, दमदार है तो एक्सेप्ट करते। ये प्रोसीजर हाई कोर्ट में होता है कि केस को लेना है कि रिजेक्ट करना है, लेना है कि नहीं। उस लॉ में क्या लिखा है, ओनली इफ इट्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बोल के बता, ओनली इफ इट इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा लगा ना तो इन लोग केस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लगा ये क्या चिंदी केस है, ये केस ही क्यों कर रहा है आदमी, इस चीज के लिए तो लॉ में क्लैरिटी है। अरे कई बार क्या सी हम केस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ को लेके झगड़ा चल रहा है। लेकिन अगर लॉ में क्लियर कट क्लैरिटी दिया है, फालतू में केस करोगे तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे ना। सी रिजेक्शन अपना सीटा आईटेट में नहीं हुआ था, हाई कोर्ट वालों को करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट को खाली इनकम टैक्स लॉ हैंडल करना है कि भारत के सारे लॉ। और इन लोग चिंदी चिंदी केस को भी एक्सेप्ट करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा ना यार। इससे सी हाई कोर्ट का क्या है, अगर उनको केस में दम लगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर केस एक्सेप्ट किया ना, जजमेंट कब देंगे इसका कोई टाइम नहीं है। ओनली इफ द केस इज सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल मतलब दमदार केस है, क्वेश्चन में दम है। मतलब हाई कोर्ट को भी लग रहा है यार ये सिचुएशन सोचना पड़ेगा, दम है क्वेश्चन में, तो इन लोग केस एक्सेप्ट करेंगे। एंड फिर अगर एक बार अलाउ किया तो जजमेंट भी देंगे। कब देंगे, नो टाइम लिमिट। और रिजेक्ट हुआ तो घर पे जाओ। कितने लोग रिजेक्ट हुआ तो सुप्रीम, अरे कुछ नहीं, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, तेरा केस में दम ही नहीं था इसलिए रिजेक्ट हुआ होगा ना, कुछ नहीं कर सकते, घर पे और रूल है, जो करना है का शौक बना तो रिजेक्ट खत्म। लेकिन सी इधर टाइम लिमिट क्यों नहीं रखा है, अरे हाई कोर्ट सुपर बिजी है, उन लोगों को इनकम टैक्स के अलावा दूसरे लॉ के भी केसेस है ना, जजमेंट देने में टाइम थोड़ी, इनके वो प्रेशर भी नहीं डाल सकते। सी एक चीज नोटिस करना, सीटा को क्या बोला था, हो सके तो 1 साल में जजमेंट दो। आईटेट को बोला हो सका तो 4 साल में जजमेंट दो। इनको बोल रहे हो सके तो जजमेंट दो। सुप्रीम कोर्ट को बोला हो सके तो जजमेंट दे दो। ओके, ये बट सबको ऐसा ही बोला हो सके तो याद कर लो, सीटा में हो सके तो 1 साल में जजमेंट दो, आईटेट में हो सके तो 4 साल में दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो सके तो जजमेंट दो। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर देम। हाई कोर्ट खत्म हो गया। फिर लेट्स अज्यूम हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 5, 6, 7, 10 साल के, जब भी देना दिया, फिर जजमेंट की एक कॉपी मिलेगी एसएससी को, एक कॉपी मिली सीआईटी को। इसमें से जो नाखुश है वो कहां जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। चाहने से कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट सर्टिफाई किया ना तो ही जा सकते हैं। यू नो हाई कोर्ट जब अपना ऑर्डर पास करता है, ये देख जल्दी देख इधर, हाई कोर्ट जब अपना ऑर्डर पास करता है ना, उसमें ऐसा लगता है हमारे हिसाब से तो ये जजमेंट है, लेकिन आपको चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हो। ये लिखना मतलब हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया है। ये हाई कोर्ट के जजमेंट में ही देखना पड़ता है कि क्या हाई कोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सर्टिफाई कर रही है। अगर सर्टिफाई कर रही है तो ही जाने का, नहीं किया फिर भी जाओगे तो लात मार के भगा देंगे, है ना। इसलिए हाई कोर्ट हैज टू सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, तो ही हम जा सकते हैं। एंड फिर जाना है तो 90 दिन में जाओ, 90 दिन फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट सर्टिफाई किया, 90 डेज में रेफरेंस कर दिया, 90 डेज कहां से गिनते, डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फाइनल है, उसका कोई टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट नहीं है सॉरी। और हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं किया तो ये देखो अदरवाइज खत्म, तो हाई कोर्ट में केस बंद हो जाएगा। इससे पता तुम लोग नोटिस करोगे थोड़े टाइम के बाद कितने केसेस हाई कोर्ट पे ही बंद हो जाते हैं। तुम लोग भी ऐसे स्टडी मटेरियल में देखो, मतलब केस लॉ की दुनिया में घुसोगे ना, तुमको लगेगा यार ज़्यादातर सब हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थोड़े बहुत ही होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हाई कोर्ट लेवल पे दी एंड, क्यों हाई कोर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया, लेकिन सर्टिफाई किया तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। इतना नॉलेज ही होना चाहिए तुमको बस, बाकी नहीं तो देखने हैं तो मतलब मैंने सीटा में पढ़ा था फॉर्म 35 भरना पड़ता है, और आईटेट में क्या था फॉर्म 36 मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन वो सब था ना। ये सब चीज़ें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी होती है,
लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं रखा है। तुमको खाली इतना नॉलेज होना चाहिए। हाई कोर्ट में क्या नॉलेज होना चाहिए बताओ? अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही अलाउ करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अलाउ भी हुआ ना तो उसके बाद हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई की तो ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते, वरना केस खत्म। ओके, इतना याद रख लिया, खत्म हो गया है। और बाय द वे मेरा फर्ज है इसलिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं। किस पे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या ये थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा ना तो आगे किधर ना किधर कुछ कनेक्शन में हेल्प होता है, इसलिए डन। फिर अगली थियरी चालू हो रही है, रिवीजन बोलते हैं इसको। 263, 264, इसको मैं जितने स्टार लगाऊं ना उतने कम है। भयंकर इंपॉर्टेंट थियरी, मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। तो पहले मैं 263 चालू करूंगा, फिर 264। ओके, दोनों सेक्शन है ना एग्जैक्टली ऑपोजिट टाइप है, इसलिए दोनों है ना डिस्टिंक्शन के फॉर्म में मस्त बन सकता है, लेकिन डिस्टिंक्शन विस्टिंक्शन तो एक फर्दर स्टेज पे आएगा। पहले इंडिपेंडेंटली दोनों सेक्शन को समझना पड़े। ओके, तो पहले मैं क्या चालू करूं? सेक्शन 263 चालू हो रहा है। पूछे मुझे ये क्या है तो ही पढ़ाऊंगा। पूछो क्या क्या पूछ रहे हो, क्या क्या भरा हो, ढंग से पूछो। सेक्शन 263 क्या ये पूछ रहे हो तुम लोग? यही पूछा है ना, तो सुनो इसका आंसर क्या है। ये क्या होता है, एओ लोग जब ऑर्डर पास करते हैं और उस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई, उस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, तो उसको रिवाइज करने का पावर सीआईटी सीसीआईटी को दिया है सेक्शन 263। क्या बोला बताओ? एओ लोग क्यों बोल रहा हूं? 4 तरह के एओ है, आईटीओ, एसीडीसी, जेएससी, एडिशनल सीआईटी। सी इन लोग ऑर्डर पास करते हो तो मालूम है। ओके, एक्चुअली तुमने नोटिस किया, हम लोग फर्स्ट चैप्टर था ना अपना, उसमें ऑर्डर पास कैसे होता है वो सीखा। अभी हम लोग ऑर्डर पास होने के बाद का सीख रहे, पोस्टमार्टम। ऑर्डर पास करने के तरीका क्या है? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ऑर्डर पास करना सीख रहे थे। अब उस ऑर्डर के ऊपर झगड़ा झगड़ी करना, अपील, और उस ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है तो उसको रिवाइज करना, वो अभी चालू हुआ है। तो ये देखो, लेट्स अज्यूम एओ ने कुछ ऑर्डर पास किया, उसमें देखो प्रॉब्लम क्या थी, देखो ना, पढ़ना। द ऑर्डर वॉज एरोनियस। एरोनियस मतलब देर इज एन एरर, और एरर मतलब कोई सिली मिस्टेक भी नहीं है, लफड़ा कर दिया है। ऐसा लफड़ा किया है अब एसएससी मानेगा भी नहीं, बहस हो जाएगी। लेकिन सीआईटी सीसीआईटी को पूरा यकीन है लफड़ा तो हुआ है, और उस लफड़े से गवर्नमेंट को चोट पहुंची है। इंग्लिश में समझता है, प्री जुडिशियल टू द गवर्नमेंट मतलब हार्मफुल टू द गवर्नमेंट। और वो एरर ऐसा भी नहीं कि सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक जैसे होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स रेट क्या है? 12.5%। आजकल 12.5% है, उस पर स्लैब रेट लगा दिया। तो ऐसा कुछ मामला है तो उसको ग्रेव मैटर नहीं बोलते। एरोनियस मतलब क्या होता है? इट्स अ सीरियस मैटर। ये ऐसा लफड़ा हो गया ना कि एसएससी के साथ बहस हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बहस? गवर्नमेंट का नुकसान हम सहन नहीं कर सकते। ओके, तो सी ये मिस्टेक ये एरर किसने नोटिस किया मालूम है? सीआईटी सीसीआईटी। तो वो उसको अभी रिवाइज करेगा। ये देखो ड्राइंग में, देखो ड्राइंग देख के समझता। मेरे को शायद बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बेचारा अपना फर्ज निभा रहा हूं बोल के, देख के नहीं समझता। क्या हुआ, ये एओ ने ऑर्डर पास किया था, लफड़ा क्या था? उसमें एरर था, प्लस उस एरर से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये चीज अगर सीआईटी सीसीआईटी ने देखी तो उसको रिवाइज करेगा। बॉस, सीआईटी सीसीआईटी का वन ऑफ द रोल है सुपरविजन। तुमको पता है ये चीज रियल लाइफ में कैसे होती है? सी अभी मैं थोड़ा ना एक कुछ एनैक्ट करके बताऊंगा पिक्चर की तरह। इससे क्या तुम लोग को याद करना इजी, मेमोरी अच्छी बनेगी। ऐसे इमेजिन करो, तुम लोग यहाँ जो बैठे हो ना, सब एओ लोग हो। एओ मतलब कोई आईटीओ है, कोई एसीडीसी, कोई जेसी है, कोई एडिशन, तुम लोग सब एओ लोग हो। और तुम लोग का काम क्या है? रेगुलर असेसमेंट करते हो, कभी बेस्ट जजमेंट करते हो, कभी इनकम एस्केपिंग, ये दिन रात काम करते हो। और मान लो मैं कौन हूं? सीआईटी सीसीआईटी, मैं तुम लोग का बॉस हूं। अचानक मैं कभी राउंड पे निकलूंगा, किसी एओ का मैंने ऐसे ही ऑर्डर चेक किया रैंडमली। ये क्या है मेरे हाथ में? ऑर्डर।
कौन सा ऑर्डर होगा? तुम लोग ए हो तो ऑर्डर क्या होगा बताओ? या रेगुलर असेसमेंट? तुम लोग को 3 ही काम आता है। कौन सा 3 काम? रेगुलर, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग। तो ऐसा कोई ऑर्डर मैंने पकड़ा और मैंने देखा शेट तुमने ऐसा ऑर्डर पास किया है, इसमें गड़बड़ हो गई है और इस गड़बड़ से गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो। ये डायलॉग वाला समझा? मतलब यू आर टेकिंग द सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड यू आर हार्मिंग द गवर्नमेंट ओनली। ऐसा मैंने क्या देख लिया होगा बताओ ना? क्या ये ऑर्डर है, क्या देखा होगा? ऑर्डर में होता क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ 5 हेड्स, वही होता है असेसमेंट ऑर्डर में। ये रेगुलर बेसिस में इनकम एस्केपिंग कुछ है। तो मैंने देखा होगा कोई खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए था, तूने माइनस कर दिया। फिर सीआईटी सीसीआईटी, जरूर सीआईटी सीसीआईटी बोलेगा जरूर तूने रिश्वत खाई होगी। ऐसा भी तो होता है ना कई बार। बोले तूने खर्चा लेस कैसे किया, ये गलत है। ओके, तो इससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। या फिर ये इनकम को तूने ध्यान ही नहीं दिया, इस इनकम पे टैक्स मारना चाहिए था, तूने किया ही नहीं। मतलब कुछ ऐसा लफड़ा किया जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। अब सुनो, इसका मैं करूँगा क्या? प्लीज़ फील करो ना मैं कौन हूँ। सीआईटी सीसीआईटी। तो मैं ना इस ऑर्डर से संबंधित सारे कागजात मंगा के पहले इसको स्टडी करूँगा। मैंने पहले खुद कॉन्फिडेंट होऊंगा पक्का ब्लंडर तो हुआ है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ ना क्या करूँगा? कॉमन सेंस सोचो, मजा आएगा। प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं सुबह रोज उठ के आ जाता हूँ तुम लोग से बात करने के लिए यार। नींद आती है ना मेरे को भी तो यार। अब क्या होगा? इस ऑर्डर में लफड़ा दिख रहा है, अब क्या करूँगा मैं? कॉमन सेंस सोचो ना। अभी ये गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, एओ को थोड़ी ड्रिल, एओ को तो डांट दिया चलो। अब एओ को तो डांट दिया, एओ बोले हाँ मैंने किया, बोलो क्या करना है? गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसएससी को नोटिस भेजूंगा। ये 263 नोटिस बोलते हैं, देख सेक्शन दिख रहा है। तो 263 है, याद कर 263। एसएससी के घर पे नोटिस जाएगी 263, उसमें एसएससी को बुलाया जाएगा। और इमेजिन करो मैं कौन हूँ? सीआईटी सीसीआईटी। इधर सामने एसएससी को बिठा, उसको बताऊंगा सर जी देखिए ये आपका असेसमेंट ऑर्डर है सो एंड सो ईयर का। आपके ऑर्डर में देखो आपको ये एक्सपेंडिचर गलती से माइनस करने दिया था, इससे आपका प्रॉफिट चौटा हो गया है। प्रॉफिट चौटा हो गया तो टैक्स भी चौटा हो गया, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया है। तो एसएससी क्या बोले? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? बराबर ही तो है। बराबर नहीं है, एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। फिर वो बहस करेगा अलाउड है, और मैं क्या बोलूँगा ना, मैं सुन ध्यान से। बस ये खर्चा है ना, सुप्रीम कोर्ट का तुम लोग एक जजमेंट देखोगे ना, वो जजमेंट कोई दूसरे आदमी का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ऐसे खर्चे माइनस नहीं हो सकते। चाहिए तो तू देख ले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे कह रहा हूं। सी मैं भी अगर एरर पॉइंट आउट कर रहा हूं, आई शुड हैव सम बेसिस। तो मैंने क्या बेसिस लिया? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोई दूसरे एसएससी का था, लेकिन वो जजमेंट में सेम एक्सपेंडिचर था एंड इट सेज द एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। तो उससे मैंने उसको कन्विंस किया, देख उस कारण से तेरे साथ एरर हो गया है। तो अभी एसएससी इसमें आर्ग्यू क्या करेगा? माना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लेकिन वो किसी दूसरे आदमी का है। माना कि खर्चा भी सेम है लेकिन मेरा धंधा थोड़ा अलग है। मीन्स नाउ वी विल ट्राई टू शो हिज केस इज लिटिल डिफरेंट, ही विल ट्राई टू शो। तो बहसबाजी होगी। और अगर मुझे लगा हाँ उसका केस थोड़ा अलग है तो शायद मैं छोड़ भी दूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं बॉस तू कुछ भी बोल ले, ये सरासर एरोनियस चीज हुई है। मैंने तेरे को बोलने का चांस दिया क्योंकि मेरा फर्ज बनता है टू गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब तूने बोल लिया ना, अभी तेरे को जो बोलना है बोल, मैं तो आगे बढ़ूंगा। अब पता है आगे क्या करे? देखो स्टोरी की तरह लो, वाइटिंग नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। ये क्या है मेरे हाथ में? एओ का एरोनियस ऑर्डर। रेगुलर असेसमेंट भी हो सकता है, बेस्ट जजमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर वाइटिंग नहीं लगाऊंगा। ये देखो एक नया पेज बनाऊंगा, इसको बोलते हैं रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। इसमें लिखूंगा एक असेसी था, उसके सो एंड सो ऑर्डर में ये गड़बड़ हुई थी, एक्सपेंडिचर गलती से लेस हुआ था, उसको मैं वापस ऐड बैक कर रहा हूँ। उससे एसएससी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ, टैक्स बढ़ रहा है, तो एसएससी को इतना रुपया देना पड़ेगा, ऐसा लिखा पड़ी होगी इसमें सेक्शन 263 ऑर्डर में। फिर ये ऑर्डर में उसको है ना एसएससी को मुंह पे मारूंगा, ये रख और भर दे, चुपचाप भर दे। और एसएससी भड़क गया, ये गलत हो रहा है, मैं लड़ूंगा, केस करूंगा। कर कहाँ जाएगा? सीटा में मत जाना। सीटा की औकात नहीं कि मेरी कंप्लेन सुने। मैं कौन हूँ? सीआईटी सीसीआईटी। तेरे को मेरे से कुछ प्रॉब्लम है ना तो डायरेक्ट आईटेट में जाने का, तू लड़।
मेरे को तो जो ठीक लगा मैंने 263 वाले रिविजनरी ऑर्डर में लिख के दे दिया है। अभी तेरे को भरना तो पड़ेगा ही। अगर तेरे को इससे कुछ प्रॉब्लम है तो अपील कर, लेकिन अपील विल गो डायरेक्टली टू आईटैट। क्यों डायरेक्टली टू आईटैट? जनरली अपील सीटा में करते, लेकिन सीटा मेरे लेवल का है यार। मैं कौन हूं? सीआईटी सीसीआईटी। और मैं कुछ एक्शन ले रहा हूं और मेरी कंप्लेन तुम सीटा से करोगे? कंप्लेन हमेशा सीनियर अथॉरिटी से होती है ना। तो ही कैन फाइल एन अपील बट टू आईटैट। और पता है आईटैट में अपील फाइल करने का टाइम क्या है? रिवाइज करने वालों को ही मालूम होगा ये। 2 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, जब मैंने वो उसको रिविजनरी ऑर्डर दिया। अरे मैंने कागज बनाया ना 263 वाला, वो उसको जब दिया मैंने, वो दिन से 2 महीना नहीं, वो मंथ एंड से 2 महीने में ही कैन फाइल एन अपील टू आईटैट। फिर आईटैट आगे देखेगा, अगर कुछ करना है तो चेंज कर सकता है, वो आगे की कहानी। ठीक है, ऐसे 263 ऑपरेट होता है। और सुनो, ये जो मैंने कहानी बनाई थी ना, ऐसे में राउंड पे निकला था ऐसे ऐसे, फिर बाद में किसी एओ के ऑर्डर में देखा रही ये क्या लफड़ा कर दिया, तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, इसको मैं चेंज करूंगा। ये चेंज करना मेरा पावर है कि नहीं? हाँ बोल। बट दिस पावर आई कैन एक्सरसाइज मैक्सिमम विद इन 2 years। 2 साल के अंदर ये मुझे पावर यूज करना पड़ता है। 2 साल फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच एरोनियस ऑर्डर वॉज पास्ड। तो लो पिक्चर की तरह छाप लो ना सीन यार। मैं राउंड पे निकला था, एओ का ये ऑर्डर था, और पता है ऑर्डर पास होने की डेट उस पर लिखी होती है। ये कौन सा ऑर्डर है? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग। तो उसमें मान लो डेट लिखी थी 3 अगस्त 2019। 3 अगस्त 2019 का ऑर्डर था। तो उसके 2 साल कब खत्म हो गए? 3 अगस्त 2019, पहले एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 31 मार्च 20। फिर और 2 साल लगाओगे तो 31 मार्च 22। और मैं तो 22 के आगे अगर निकल गया तो टाइम बाढ़, फिर खत्म। गलती हुआ तो हुआ, गवर्नमेंट का बैड लक, कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये मुझे पावर तो मिला है, बट दिस पावर इज टाइम बाउंड। तो पता है रियल लाइफ में ऐसे ही, ये आंसर को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, हमेशा ऐसा सीन इमेजिन करो, सीआईटी सीसीआईटी राउंड पे निकलते और कोई बहुत ही पुराने ऑर्डर में गड़बड़ दिखा तो छोड़ देते, लेकिन कोई ऑर्डर हाल ही में पास हुआ, हाल ही में मतलब उसके वो 2 साल एक्सपायर नहीं हुए, तो फिर वो लेके बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? एसएससी को बुलाएगा, बातचीत करेगा, फिर बातचीत करने के बाद उस पेपर पे वाइटिंग नहीं लगाएगा, नया कागज बनाएगा, वो कागज उसके मुंह पे मार देगा, फिर उसको प्रॉब्लम है तो अपील करेगा आईटैट में। मैंने पूरा आंसर पढ़ा दिया कहानी के थ्रू। देखना इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा है मैंने। 7 पॉइंट का आंसर है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेके आ रहा हूं, पॉइंट फॉर्म में। किताबों में तो कहानी फॉर्म में थोड़ी लिखा होता, पॉइंट फॉर्म में ना। तो मैंने जो कहानी बताई उसको पॉइंट फॉर्म में बताया। ओके, टोटल 7 पॉइंट अपने को रटने हैं, और एक्चुअली 1 पॉइंट अभी बाकी रखा है। मैंने 7 में से 6 चीज करा दी, 1 चीज पढ़ा नहीं बाकी है। ये कीवर्ड को रीड कैसे करोगे? ईगो टू, अपील टू। ये 2 क्यों लिखा है मालूम है? अपील से रिलेटेड 2 पॉइंट है। अपील से रिलेटेड 2 पॉइंट है। तो गिनो 7 कैसे हुए? 1 2 3 4 5, और ये 2 है ना, 7 पॉइंट हो गए। एरोनियस गैस तो कर सकते हैं ना। तो सुनो, पहला पॉइंट है किस तरह के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते। इस सेक्शन का नाम ही क्या है? रिवीजन। हाँ, चैप्टर का नाम क्या गिरा था? अपील्स रेफरेंस रिवीजन। ये रिवीजन है। रिवीजन मतलब रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया ना। ये इसको रिविजनरी पावर भी बोलते, याद है ना। सी तो क्या था? किस तरह के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं? ऐसा ऑर्डर जो कि एरोनियस है एंड प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट है। रटते जाओ, एरोनियस प्लस प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। फिर जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट के फेवर में एक पूरी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को चोट पहुंची थी, तो रिवाइज करके गवर्नमेंट का बेनिफिट हो जाएगा। सो दिस सेक्शन इज फॉर द गवर्नमेंट्स बेनिफिट। सी तुम लोग ये पॉइंट को सोचोगे ये क्या यूजलेस पॉइंट डाला है, वो तो मालूम ही है ना। सेक्शन 263 में अगर कोई ऑर्डर में गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है तो उसको रिवाइज करके गवर्नमेंट का फायदा ही करेंगे ना। वो तो पॉइंट अंडरस्टूड है, लेकिन सी फिर भी मैंने इसको एक पॉइंट की तरह क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा ना 264, एक अच्छा डिस्टिंक्शन बिटवीन करने में काम आएगा।
ये अगर गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए है तो अगला सेक्शन एसएससी के बेनिफिट के लिए आएगा। मतलब तुमको हिंट मिल जाएगी, मोटा मोटी अगले सेक्शन में भी है ना, सीआईटी सीसीआईटी को ऑर्डर रिवाइज करने का पावर मिला है, बट दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ एसएससी। एनीवेज अभी उसमें घुसने मत जाओ, वो वक्त आने पे पढ़ाऊंगा, पहले इसको खत्म करते। तो 263 तो अभी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। फिर ओ स्टैंड्स फॉर, ये सीआईटी सीसीआईटी को कोई बोला कि इसको चेंज करके खुद ही किया, ओन मोशन, ओ फॉर ओन मोशन। जैसे मैंने तुमको अभी एक्टिंग करके दिखाया ना, तुम लोग सब एओ लोग बैठे हो और मैं ऐसे अचानक राउंड पे निकला, तो राउंड पे निकला मेरे को कौन बोला, खुद किया, ओन मोशन, इसलिए क्या बोलते इसको, ओन मोशन पे होता है। ओके, एंड फिर टी स्टैंड्स फॉर टाइम लिमिट। मैंने सब पॉइंट पढ़ा दिए यार, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन का रिवीजन हो रहा है तो बताओ आने चाहिए तुमको। टी पे से क्या होगा, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या था इसका, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच एरोनियस ऑर्डर वॉज पास्ड। सी ऑर्डर के अंदर एरर है ना, तो वो ऑर्डर जब पास हुआ था उस साल के एंड से विद इन 2 years। फिर ओ पे से गेस करो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू द एसएससी। क्योंकि सी माना के सीआईटी सीसीआईटी को कितना भी कॉन्फिडेंस हो, किस पे, पक्का एरर हुआ है, गवर्नमेंट का नुकसान है, पक्की बात है, कितना भी कॉन्फिडेंस हो एसएससी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर देना पड़ेगा। क्योंकि सी अगर ये एरर को सुधारूंगा तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट होगी, तो तकलीफ तो उसको पहुंचेगी, उसको बोलने का चांस देना चाहिए। और पता है एरर मतलब कोई सिली मिस्टेक भी नहीं है, कमॉन हिम्मत रखो, आंखें बंद हो रही है, खोलो। तो क्या बोल रहा था, एरर मतलब कोई सिली मिस्टेक भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट होगी। जैसे पता है इधर सीआईटी ने बोला था, सीआईटी सीसीआईटी, कि ये खर्चा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डिसअलाउड होना चाहिए, तो ऐसे से आर्ग्यू क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, माय केस इज लिटिल डिफरेंट, तो देयर कैन बी एन आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। ओके, फिर ये देखो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। फिर अपील पे से गेस करो क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो बाकी जाने दो, ये मैंने बता दिया है। अरे मैंने बताया था ना कि एरर वाले ऑर्डर में वाइटिंग लाके कैंसिलेशन करके चेंज करूंगा कि नया कागज बनेगा, नया कागज बनेगा। कागज का नाम क्या, ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। ये कागज एसएससी को जब दूंगा और एसएससी को तकलीफ हुआ, तफलीक मतलब तकलीफ, तो एसएससी कैन फाइल एन अपील टू आईटैट, बोला था ना पॉइंट। तो वही है, अगर आपको प्रॉब्लम है आईटैट में अपील करो, और अपील करने का टाइम वही है जब वो नया वाला कागज दिया ना, वो महीने के एंड से विद इन 2 months आईटैट में अपील कर सकते हैं। ओके, तो इतने मैंने रिपीट किया है पूरा यार, बस एक पॉइंट ये अपना बचा है, एक ये पॉइंट बचा। ओके, इतना क्लियर है सब। इधर अपने को टाइम लिमिट में 2 years याद रखना पड़ा था, 2 years। ओके, और सी लुक हियर, कई बार क्या है, सब चीज़ें मैंने क्लियरली बोली फिर भी डाउट आता है, तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ डाउट कौन सा रिपीटेडली आता है, जबकि मैंने बता दिया है ये किस ऑर्डर को लेके चेंजेस हो रहा है। एनी ऑर्डर, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केम, आई नो आई एम रिपीटिंग, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई नो कि बोलने के बाद भी अचानक आउट ऑफ द ब्लू अचानक डाउट आ जाता है। मतलब भाई बताया था मैंने, तो कुछ चीज़ें क्या लोग इग्नोर करते, तो ये कौन सा ऑर्डर है, एनीथिंग इट कैन बी, एंड हु पास द ऑर्डर, एओ। फिर अब है ना, एक ये पॉइंट है ना, मैं तुमको विद एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ना फिर तुम्हारा ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल तैयार है, ये पढ़ो, इसको गेस करो ना क्या होगा, रीड करके बताओ। सही पकड़ लिया तुमने, लेकिन सी इधर स्टोरी क्या हुई थी, लुक हियर, एग्जाम्पल देखो ना, इधर देखो। मान लो मैं सीआईटी सीसीआईटी हूँ, मैं राउंड पे निकला था और किसी एओ का मैंने ऐसे ऑर्डर लिया, और ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर दिख रहे हैं, ये ऑर्डर की कॉपी स्क्रीन पर का है, ये रे। तो अज्यूम करो इट इज सम रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर अंडर 143। मैं एग्जाम्पल में 147 भी ले सकता था, इसको तुम लोग लाइटली लो, इतना दिल पे मत ले लो, 143 क्यों लेगा, एग्जाम्पल है। तो मान लो ये 143 का ऑर्डर था, और इसमें मैंने स्टडी करके नोटिस किया, सुनो क्या नोटिस किया, 2 एक्सपेंडिचर थे जिसपे स्क्रूटिनी हुई थी। पता रियल लाइफ में स्क्रूटिनी होती है ना, तो कुछ 3-4 पॉइंट्स के ऊपर होती है,
बाकी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हजारों खर्चे होते होंगे, कई इनकमें होती होंगी, लेकिन जब स्क्रूटिनी होती है तो क्या 3-4 सिलेक्टेड पॉइंट पे डिस्कशन होता है ना। तो सी मैं जब राउंड पे निकला मैंने क्या नोटिस किया, मेरे एओ ने 2 एक्सपेंडिचर को लेके स्क्रूटिनी किया था और उसमें एक एक्सपेंडिचर है ना डिसअलाउ किया था मेरे एओ ने। मैंने एओ को बोला तूने एक्सपेंडिचर का क्या किया था? सर मैंने तो डिसअलाउ किया था। डिसअलाउ का मतलब क्या किया था? वो नेट प्रॉफिट में लेस हुआ था तो उसको वापस जोड़ दिया, ऐड बैक कर दिया। तो ये एओ ने किया था। और वो जो खर्चा डिसअलाउ किया था ना मेरे एओ ने, एसएससी को खराब लगा था। क्यों खराब क्यों लगा था? अरे प्रॉफिट में ऐड बैक करते प्रॉफिट बड़ा हो जाता है, टैक्स बढ़ जाता है ना। तो इमेजिन करो एसएससी अपील में गया था। ये पहले की कहानी है। ये जब मैं राउंड पे निकला तब ये कहानी का खुलासा हुआ और वो एसएससी अपील में गया ना तो उसके फेवर में अलाउ हो गया। अरे एसएससी जीत गया था और ये मुझे एरोनियस लग रहा है। मैं कौन? सीआईटी सीसीआईटी। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स को देखा मुझे बोला अरे यार यार मेरे एओ, मेरे प्यारे एओ, तूने तो बहुत अच्छा काम किया था डिसअलाउ, लेकिन अपील वाले साइको है, ये लोग ने अलाउ कर दिया। दिस आई फील इट्स एरोनियस। और पता है ये एरोनियस क्यों लग रहा है? मैं खाली अपना ओपिनियन साइड नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, मान लो मेरे पास कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा कोई दूसरे आदमी का, विच सेस कि एक्सपेंडिचर ए अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे एओ का जब स्क्रूटिनी में मैं घुसा ना, मालूम पड़ा उसके केस में एसएससी का अलाउ हो गया था। बट अ सिमिलर मैटर अरोज इन दूसरा आदमी वेयर सुप्रीम कोर्ट सेड इट्स नॉट अलाउड। अरे तो ये सेम हुआ था कि अलग हुआ? अलग हुआ है ना। तो फिर और ये अलाउ होना प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट क्यों है बताओ? कोई खर्चा अलाउ हुआ तो प्रॉफिट छोटा हो गया ना। प्रॉफिट छोटा हो गया तो एसएससी के मजे हो गए ना, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान हुआ। और ये मुझे एरर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये खर्चा एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिसअलाउ होना चाहिए, तो एरर हो गया ना। तो सी मैं कंडीशन सब सेटिस्फाई, एरर भी है, गवर्नमेंट को नुकसान भी पहुंचा है। ओके, फिर मैं जब असेसमेंट के रिकॉर्ड्स को स्टडी करा था, देखा एक और पॉइंट पे स्क्रूटिनी हुई थी, एक्सपेंडिचर बी। वो मेरे एओ ने पागल की तरह अलाउ कर दिया था। उसके लिए तो मैंने एओ को ही डांटा, तेरे बुद्धि नहीं है, ये अलाउ किया है, तू काम करता है यहाँ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट देखता है कि नहीं? एक्चुअली पता है एओज लोग का ड्यूटी बनता है व्हेन दे आर डूइंग सम केस और उसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, दे शुड रेफर सम ओल्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दैट। तो मैंने एओ को सुना, तेरे बुद्धि नहीं है क्या, तूने अलाउ कर दिया? इसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की मैंने दुहाई दी। वो जजमेंट में बोला कि डिसअलाउ, और तूने क्या आंख बंद करके काम किया है? इससे गवर्नमेंट का नुकसान हो गया ना। नुकसान कैसे हुआ बताओ? अलाउ करना मतलब प्रॉफिट छोटा हो गया, एक्सपेंस लेस हो गया, तो एसएससी के मजे, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान। सी अल्टीमेटली मैंने 2 एरर ढूंढे, दोनों में कुछ अलाउ हुआ था और उससे एसएससी के मजे हो गए, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं इससे रिवाइज करूंगा बिकॉज आई हैव द पावर अंडर सेक्शन 263। तो मैं रिवाइज करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? पूछ रहा हूं बच्चों में आपको। रिवाइज करने की शर्तें क्या है बताओ? एरर होना चाहिए प्री जुडिशियल टू गवर्नमेंट। ओके, तो सी एरर तो है ही, वो भी मेरे एग्जाम्पल अज्यूम करो सुप्रीम कोर्ट का अपने मोस्ट जजमेंट है, देख के मालूम पड़ता है ये डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन अलाउ हुआ है, एरर है, गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। यस, अगर एसएससी को अलाउ हुआ है तो एसएससी को मजा है, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान, कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन फिर भी सोच क्या बोलने वाला हूं अभी। ये वाले एरर को मैं रिवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इस एरर में अगर कुछ भूल चूक हुई है तो भूल चूक किससे हुई है? अपील अथॉरिटी। अपील अथॉरिटीज में होता कौन है बताओ? सीटा, हाईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनसे भूल हुई है। और अपील वाले जब भूल करते हैं ना, तो वो कितना भी सरासर गलत हुआ है उसको मैं टच नहीं कर सकता। मैं कौन? सीआईटी सीसीआईटी, मेरी वो औकात नहीं है। सी अपील वाले गड़बड़ करते हैं ना तो फर्दर अपील में चेंज होता है। ये सीटा ने कोई गंदा जजमेंट दे दिया तो आईटैट ही बदलेगा, आईटैट कोई गंदा जजमेंट दिया तो हाईकोर्ट बदलेगा, हाईकोर्ट कोई गंदा जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट बदलेगा,
सुप्रीम कोर्ट कोई गंदा जजमेंट दिया तो अमेंडमेंट आता है कानून में, ऐसा भी हुआ रियल लाइफ में। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के कभी कोई रॉन्ग जजमेंट आ जाते हैं ना, तो लॉ अपने लॉ के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट्स लाती है। एनीवे उसमें मत घुसो। द पॉइंट इज व्हाट, अपील वालों से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो कौन चेंज करता है? किसी में अथॉरिटी नहीं है कि उसको चेंज कर सके। वो अपील प्रोसीडिंग में काउंटर अपील से चेंज होता है। सो इफ सीटा मेक्स द एरर, लेट्स अज्यूम एकदम भयानक एरर था, तो उसको बदलने का एक ही उपाय है, क्या? आईटैट। और आईटैट में कोई गया तो चेंज होगा, लेकिन आईटैट में कोई गया नहीं तो गंदी चीज गंदगी की तरह पड़ी रहेगी, जिंदगी भर पड़ी रहेगी। और पता है होता है ऐसा, जैसे मान लो तुम सीटा में जाके केस जीत गया और एकदम गलत जीते हो, लायक भी नहीं था, तू नालायक था, जीतने के लायक भी नहीं था, जीत गया, और जीतने के बाद है ना कोई फर्दर लड़ा नहीं, तो तेरी जीत फॉरएवर हो गई। क्योंकि सी अगर अपील में कोई जीतने के बाद उसको जिंदगी भर तलवार लटकी रहे कि मेरी जीत हार में बदल सकती है, तो क्या फायदा? जीतते ना कभी अपील में, अपने को झोल झपाटा करके गलत भी जीत गए ना, अगर उसके सामने काउंटर अपील नहीं हुई ना, तो इट्स जीत फॉरएवर। अपील का ये एडवांटेज है। अदरवाइज सोचो ना, इतना मर मर के हम लोग कोर्ट कचहरी में जीतते हैं और जीतने के बाद भी जिंदगी भर तलवार लटकी हुई रहे कि हमारी जीत बदल सकते, तो फायदा क्या है? उसी माना कि इधर अपील वालों ने एरर करके एसएससी के मजे दे दिए होंगे, मजे क्यों बोल रहा हूँ, अलाउ किया ना, लेकिन अगर एसएससी जीत के बैठा है और डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील कब करना पड़ता मालूम है ना? अरे सीटा का जजमेंट आता तो आईटैट में फर्दर अपील करने का 2 महीना है, आईटैट के जजमेंट आया तो फर्दर अपील हाई कोर्ट में 120 दिन है, वो पता है ना, मैंने बताया। तो इधर एसएससी जीत के बैठा था, अलाउ मतलब एसएससी को मजा आया था ना, और काउंटर अपील नहीं हुई तो इट्स इज जीत फॉरएवर, इवन दो इट्स अ रॉन्ग जीत। इसको अचानक सीआईटी शाना बन के आएगा 263 लेके, विच इज नॉट अलाउड। ओके, बट टेल मी, इधर एसएससी के मजे हुए थे, ये मजे किसके थ्रू? ये एरर कौन किया था? एओ ने किया था ना, तो एओ तो मेरा जूनियर है। सी अपील वाले तो मेरे लिए अपर बॉडीज है, अपील में जो होते हैं मेरे, सीटा मेरी लेवल का है, मैं सीआईटी सीसीआईटी ना, या हायर बॉडीज है, लेकिन एओ तो मेरे नीचे काम करता है, उसको हट तूने गड़बड़ कर दी है, चल चेंज कर इसको। तो इसको रिवाइज कर सकते, पढ़ो ये क्या लिखा है, दिस कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 263 बट दिस कैन नॉट बी रिवाइज। तो लॉजिकल है ना ये पॉइंट। सी इसको रिवाइज कैसे, मतलब अभी मैं करूंगा क्या? फाइनली बताओ, मैं सीआईटी अभी करूं क्या? ये केस था, अरे ये देखा ना, इधर 2 गड़बड़ दिखी, एक अपील वालों से गड़बड़ हुई थी, उसके लिए क्या बोलूंगा, ये मेरे पावर में नहीं, दायरे में नहीं। दूसरी गड़बड़ मेरे एओ ने की थी, इसको तो मैं बदलूंगा, तो कैसे करूंगा? अब वो सब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड लेट्स अज्यूम हो गया, एक कागज बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 260, उसमें लिखूंगा एक्सपेंडिचर बी वॉज रॉन्गली अलाउड टू दी एसएससी, मैं उसको प्रॉफिट वापस ऐड बैक कर रहा हूँ, टैक्स बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऑर्डर पास करके उसको दे दूंगा। मतलब रिविजनरी ऑर्डर विल बी पास्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बी, और एक्सपेंडिचर ए कितना भी गलत हुआ एसएससी के मजे। तो इससे आज हमने क्या बात सीखी, अपील में हम लोग रॉन्ग भी जीत के आए ना, इट इज अवर जीत फॉर एवर एंड एवर, अगर काउंटर अपील नहीं हुआ तो। और सामने वाले को काउंटर अपील करने का भी लिमिटेड टाइम ही मिला है ना, नहीं हुआ तो इट्स अवर जीत फॉर एवर। तुमको पता है इसको क्या बोलते हैं? प्लीज थोड़ा हाईफाई वर्ड आएगा सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, रूल, डॉक्ट्रिन्स का मतलब है रूल्स, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। हिम्मत है तो बताओ इसको पार्शियल मर्जर क्यों बोला? ओनली पार्ट ऑफ द ऑर्डर हैज मर्ज्ड इन अपील। सी ये फुल ऑर्डर है, देखना मेरी ड्राइंग हाईलाइट कर रहा हूं, ये फुल है, फुल ऑर्डर में तो एक्सपेंडिचर ए पे भी चर्चा हुई थी, बी पे भी चर्चा हुई थी, ये फुल है, लेकिन अपील में पूरा ऑर्डर गया था कि खाली एक्सपेंडिचर ए? तो ये देखो, ये इसको पार्ट की तरह होता है, पार्ट। तो जो पार्ट अपील में मर्ज हुआ ना, उसी को डू नॉट टच, बट अदर पार्ट जो खुला पड़ा था, खुला मतलब अपील में नहीं गया था, उसको छेड़ो, मतलब पार्टली छेड़ो पार्टली ना छेड़ो, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर।
सी ये क्यों बोलना पड़ता है नहीं तो आर्ग्यूमेंट तो ऐसे कितने लोग क्या बोलते हैं, हमने इस ऑर्डर में अपील किया ना, अपील वालों को टच नहीं करने का। अरे कल मैंने अभी तो तुमको भी नॉलेज दिया ना कि अपील में हम लोग जीत जाते तो अपने यहाँ कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। तो कितने लोग इसको लेके बैठ जाते हैं, एसएससी भी बोलेगा हम तो इस ऑर्डर में अपील जीते थे तो हमारा बाल भी बाका नहीं करना चाहिए कोई। तो उसको बोलना चाहिए भाई तू जिस पॉइंट के लिए जीता था ना उसको टच नहीं करे, बिकॉज ओनली द पार्ट ऑफ द ऑर्डर वॉज मर्ज्ड इन द अपील, बैलेंस पार्ट इज ओपन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 263 डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। तो इधर देखो मैंने क्या लिखा हुआ, गेस करो। अपील मैटर्स को नहीं रिवाइज कर सकते, जो अपील वालों ने बड़े बड़े ब्लंडर भी किए ना उसको सुधारना है तो काउंटर अपील में सुधरता है, उसको सीआईटी सीसीआईटी 263 में नहीं कर सकता। ओके, फिर अदर मैटर्स को कर सकते हैं, अरे रहा ना ये रिवाइज कर ही सकते हैं ना। तो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टिक मार्क मार, ये फाइनली देखो ये सब पॉइंट्स खत्म हुए, अभी भी सब खत्म, लेक्चर चल रहा है, अभी छोटी छोटी फिनिशिंग टचेस बाकी है, ऐसे फॉर्मली सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ओके, लंबी सांस लो ना यार, तुम लोग मन नहीं हो, मेरे को पढ़ाने को इतना मन होता है क्या, जबकि मैं 28 साल पहले भी ये चीज़ पढ़ाया था, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए तो टाइम यार, आज ही पढ़ाने की जिज्ञासा, मन लाओ ना थोड़ा यार। और कितने लोग बोलते हैं मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई इज नॉट अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज मैरिज, मन लगाना पड़ता है, और ऐसा मन लग ये 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता फिर इससे। तो सी क्या बात हो रही थी, हाँ इसके कुछ पॉइंट्स बाकी है। टेल मी, ये पूरे ईगो टू अपील में सबसे मेन 263 की कंडीशन इनडायरेक्टली क्या बनी बताओ, कंडीशन बताओ। एरर होना चाहिए, प्रीजुडिशियल टू गवर्नमेंट, और एओ के ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, एओ के ऑर्डर में मतलब जो हमारे से जूनियर है। ओके, और एरर भी अपील वालों से हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, एओ से हुआ है, ये भी कंडीशन मांगे ना तो ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब है ना, एरर का मतलब क्या है, सी एक्चुअली एरर एक जनरल इंग्लिश वर्ड है, रॉन्ग हो गया कुछ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर फॉर दिस पर्पस, तो पता है ये चीज भी है ना, पुराने दिनों में तो इन्होंने हवे में छोड़ी थी, हाँ एरर समझ जाओ ना, लेकिन इसके ऊपर झगड़ा होता था। जब कभी भी 263 में कार्रवाई होती रास्ते से क्या बोलता था, क्या बोल ये एरर ही नहीं है, इस पर बहस होती थी। तो वेदर समथिंग इज एरर और नॉट, हाउ टू डिसाइड, तो सुनो उसका ही डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये देखो मीनिंग ऑफ एरोनियस, आईसीसी, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी क्या है मालूम है, कीवर्ड है मेरा, आई स्टैंड्स फॉर, ये देखो मैं जब राउंड पे निकला था ना, मैं कौन सीआईटी से, तुम लोग कौन एओ लोग, तो मैं राउंड पे निकला तो मैंने ऐसे देखा, मैंने नोटिस किया मेरे एओ ने कुछ इंक्वायरी वेरिफिकेशन किए बिगर ही ऑर्डर पास कर दिया। आई फॉर विदाउट द रिक्वायर्ड इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन, अंधाधुन यू पास दी ऑर्डर। जैसे मैं देखा मेरे एओ को, बोला तूने यार ये सब खर्चे तूने अलाउ किए, इसका बिल मांगा था, एडवर्टीजमेंट का 25 लाख का खर्चा उसने प्रॉफिट में काटा हुआ है, तूने उसका बिल मांगा था, बोले नहीं, पागल है ना यार, तूने इसका कुछ वेरिफिकेशन मांगा था, नहीं, एरोनियस ही है ना। तो इसको बोलते ऑर्डर वॉज पास विदाउट इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन, ऑर्डर इज पास विदाउट इंक्वायरी और वेरिफिकेशन। दूसरा सी आएगा, सी है अभी, सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। जैसे मैं राउंड पे निकला और बाद में मैंने बोला यार तूने ये ऑर्डर पास कर टाइम अपने सीबीडीटी, अपना माई बाप दिल्ली में बैठा है ना, उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको तो तूने फॉलो ही नहीं किया, अब काम क्या कर रहे हो, ये एरर हो गया है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट, क्या लिखा है पढ़ो ना, क्या लिखा है, ऑर्डर पास बाय यू नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ सीबीडीटी। फिर एक और पॉइंट है, मैंने बोला यार आपने ये खर्चे अलाउ कर दिए, ये खर्चा अलाउ किया है, दिस इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसका तो एग्जाम्पल दिया भी था ना। अगर मेरे एओ ने कुछ ऐसा काम किया है जो हाई कोर्ट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ है, किसके खिलाफ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आईटैट के जजमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। जैसे मान लो मेरे एओ ने कुछ ऑर्डर में ना कुछ किया है और उसी चीज के लिए आईटैट कुछ अलग ही जजमेंट दिया था दूसरे एसएससी के लिए, तो उसको एरर नहीं बोलते,
क्योंकि आईटैट और सीटा का जजमेंट है ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्थर की लकीर नहीं मानते, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ बोलता है और तू कुछ अलग ही कर रहा है, देन इट इज एन एरर। इनडायरेक्टली पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन एओ while he is doing his work, so he is bound to follow the judgment of high court and supreme court। पर प्रॉब्लम क्या है में, हाई कोर्ट तो भारत में बहुत सारी है, हर बड़े शहर में हाई कोर्ट है। जिस जुरिस्डिक्शन में तुम नौकरी कर रहे हो उस जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करो। जैसे मेरा है वो मुंबई जुरिस्डिक्शन का, मुंबई, तो उसकी ड्यूटी है बॉम्बे हाई कोर्ट जो देगा उसके खिलाफ जाने का नहीं। हाँ, अगर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ गया ना तो मैं उसको एरर नहीं बोलूंगा, क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट, हम मुंबई वाले थोड़े अलग है। अरे टेल मी, एरर कब बोल सकते हैं? इफ माई एओ हैज डन समथिंग विच इज अगेंस्ट जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, ये वर्ड याद, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया का एक ही है ना, मैंने कीवर्ड में सी क्यों लिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीडीटी, आई फॉर इंक्वायरी, आईसीसी, इसमें से कुछ है तो एरर। अपने को अभी पढ़ते रहे ऐसा लग रहा होगा ना, ये तो तीन ही टाइप के एरर हो सकते हैं ना। पहला वाला है ना बहुत भारी है, विदाउट मेकिंग इंक्वायरी, एक जनरल टर्म है, कितने केस फिट हो सकते हैं ना इसमें। तो कोई भी चीज पे अगर लगा ना कि ये ने ऑर्डर पास किया लेकिन इंक्वायरी कार्रवाई नहीं की, कोई बिल मंगवाया नहीं, ऐसे ही अंधाधुन काम किया है, तो एरोनियस हो गया। तो मतलब इतना टफ भी नहीं एरर बनाना, बट देयर शुड बी सम बेस फॉर पॉइंटिंग आउट द एरर एंड द बेस शुड बी अमंग्स दिस 3 पॉइंट्स। ओके, आईसीसी। अब है ना, खत्म तो हो गया ये, लेकिन तुमको एक अच्छा एनालिसिस बताऊंगा। लुक, टेल मी, 147 और 263 लोग कहते हैं कि सेम जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, फर्क है लेकिन मोटा मोटी सेम है। ऐसा क्यों बोला बताओ? अब ये है ना, 147 कोई पढ़ा नहीं होगा तो कैसे बात कर पाऊंगा? सी मेरे कुछ चैप्टर्स तक है ना, कुछ चैप्टर्स तक सब इंटरकनेक्टेड है, तो मेरे को बताओ 147 263 पब्लिक को सेम ही लगता है। पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक होते हैं एसएससी लोग, उनको 147 263 एक सरी का ही लगता है। अपने तो चार्टेड लोग हैं ना यार, अपनी तो बुद्धि अलग ही है कि अपने एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग है। लेकिन फॉर अ लेमैन बोथ द सेक्शंस आर सेम। इन व्हाट सेंस? बोथ आर रीओपनिंग, दोनों में गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है डिपार्टमेंट। 147 में भी क्या हो गया, पुराने दिनों का केस खुला है। 263 में भी वही हुआ। मैं जब राउंड पे निकला तो मैंने ऑर्डर में एरर देखा, तो वो ऑर्डर तो 2 साल के अंदर रिवाइज करता था, कोई पुराने साल का है ना। अरे ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद छेड़ रहा, मतलब रीओपन है। तो सुन, डिस्टिंक्शन चालू हो रहा है। 147 263 दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बोथ आर रीओपनिंग ऑफ केसेस। बट डिफरेंस क्या है? 147 में एओ रीओपन कर रहा है, ऑर्डर पास करने वाले लोग भी एओ होते, रीओपन भी एओ ही करता है इधर। लेकिन इधर ऑर्डर पास किया था एओ ने, रीओपन कर रहा है उसका बॉस सीआईटी सीसीआईटी। सबसे बड़ा फर्क है। 147 हम किसका हुआ मचा रहे, हाय राम, एस्केप 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 एस्केप, इधर एरर 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 एरर, दोनों में गवर्नमेंट का घाटा हुआ है। लेकिन 147 में लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? एस्केप एस्केप एस्केप, इधर एरर एरर एरर। 147 में रीओपन करना है, 3 साल में खोलो, एवाई के 3 साल में शो कॉज दो, फिर 3 साल 3 महीने में रिटर्न मांगने का नोटिस दो, फिर ऑर्डर पास होता है 12 महीना था ना 147, और इसके टाइमलाइंस अलग है। इसमें तो 2 इयर्स में ही ओपन करके बंद कर दो, इधर ज़्यादा मचमच नहीं है। विदिन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच एरोनियस ऑर्डर वॉज पास, इतने टाइम में केस को खोल के बंद भी कर दो। पता है 2 years में ऐसे नहीं कि एसएससी को बुलाना है। वो जो था ना, ऐसा एक नया कागज बना था रिविजनरी ऑर्डर, वो 2 years के अंदर पास हो जाना चाहिए। एक ही टाइम था 2 years, और 147 में मल्टीपल टाइम लिमिट्स थे, और जो प्रोसीजर भी लंबा चौड़ा था, 4 स्टेप था, शो कॉज ब्ला ब्ला ब्ला। इधर क्या है, चुपचाप उसको ऑफिस से बोला ऑर्डर पास कर दो। क्यों शॉर्ट प्रोसीजर है? क्योंकि ये बड़ी हस्ती है और एओ छोटे लेवल का है, तो उससे काम भी ज़्यादा करवा रहे। इधर तो साक्षात सीआईटी सीसीआईटी ने रीओपन किया है, फटफट हो जाता है ना। ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है।
ये चीज ही तुम लोग को फीलिंग देगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके पहले तक पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ा दिया, समझ गया, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इससे आता है। ओके, अब अपने माइंड में क्लियर है। हाँ, 147 में भी लफड़ेबाज लोगों का केस खुलता है, इधर भी केस खुलता है, लेकिन फर्क है ना, उधर एओ केस रीओपन कर रहा है, इधर सीआईटी सीसीआईटी, इससे दो तरह की रीओपनिंग होती है। ओके, लेकिन सी अब एक डाउट है, तो फिर 154 क्या था? 154 सिली मिस्टेक्स के लिए होता है। अभी ये जो मैंने किया ना, देखो 147 263 ये डिबेटेबल मैटर्स पे होता है। प्रूव करूं? ये देखो 147 में 4 स्टेप में पहले शो कॉज नोटिस देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि हमारा रीओपनिंग शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिबेटेबल है ना, तो हमने उससे बहसबाजी करने के बाद रीओपन कर, इट्स अ डिबेटेबल, इट्स नॉट ऑब्वियस। इवन 263 में एरर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसएससी बोल सकता है मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं, माय केस लिटिल डिफरेंट, आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट बट माय केस लिटिल डिफरेंट। मतलब 147 263 इज फॉर डिबेटेबल मैटर। कौन सा 147 260 147 263, बट 154 तो अलग ही रामायण है, उधर कोई डिबेट ही नहीं है। और पता है 154 तो एओ प्लस कमिश्नर करता है, जैसे एओ से कुछ सिली मिस्टेक हुई तो वो करेगा, प्लस कमिश्नर, एओ प्लस कमिश्नर क्यों लिखा था 154 में मालूम है? अभी ये सेक्शन में ही देखो क्या हुआ था, मैंने बताया ना, एरोनेस ऑर्डर के ऊपर वाइटिंग थोड़ी लगाते, देख ऐसा एक कागज बनाते, प्लीज देखना, 263 वाला कागज बनाते, तो वो कागज में जोश जोश में सिली मिस्टेक हो गई, 1 + 1 2 के बदले 20 लिख दिया, 1 + 1 2 होता है ना, 20 लिख दिया होगा, एक जीरो ज़्यादा डाल दिया, किसमें? ये क्या है? 263 वाला रिविजनरी ऑर्डर, तो ये तो सीआईटी ने बनाया था, तो 154 में खुद उसको सुधारेगा। अभी मालूम 154 में मैंने बोला था एओ प्लस कमिश्नर, तो कमिश्नर से क्या भूल चुक हुई, अभी एकदम एक्साइटमेंट में वो जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 बनाया है वो सीआईटी सीसीआईटी ने अपने हाथों से ही बनाया ना, तो उसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो वो सुधारेगा 4 साल तक। ओन मोशन अप्लाई किया तो 4 साल में अप्लाई, 6 महीने में रिप्लाई, तो 263 में भी करेक्शंस होते हैं ना, तो 154 अलग ही चीज है। उसी ब्रॉडली अगर 3 डिस्टिंक्शन बनाओगे ना, क्या आएगा देखो, 147, प्लीज देखा मजा आएगा, 147 263 154, तीनों के डिफरेंसेस देखना, 147 is for debatable matter, 263 is for debatable matter, 154 silly matter, it's a matter which everyone will accept, there is no argument, like one example which I repeatedly give, long term capital gain सारा भारत अभी जानता है कि 12.5% टैक्स लगता है, स्लैब रेट लगा दिया, ऑब्वियस मिस्टेक है। 147 डिबेटेबल, 263 भी डिबेटेबल, आर्ग्यूमेंट होती है बहसबाजी, बट 154 इज प्लेन विदाउट एनी डिबेट। ओके, फिर 147 में लैंग्वेज, सॉरी 147 में कौन कर रहा है काम? एओ रीओपन कर रहा है, 263 में सीआईटी सीसीआईटी रीओपन कर रहा है, और 154 में कौन करता है? जो गलती किया खुद का गलती सुधार, एओ ने कागज बनाने में गलती किया, खुद सुधार, सीआईटी सीसीआईटी कागज बनाने में गलती है, खुद सुधार, खुद का गलती खुद सुधारो, खुद का गलती खुद सुधारो, अच्छा पॉइंट था ना। 147 में एओ ने ब्लंडर करके खुद ही रीओपन कर रहा है, 263 में ब्लंडर किया एओ, रीओपन कर रहा है सीआईटी सीसीआईटी, लेकिन 154 सिली मिस्टेक है, खुद का मिस्टेक खुद सुधारो, एओ प्लस कमिश्नर, एओ अपनी गलती तू सुधार, सीआईटी सीसीआईटी तू अपनी गलती सुधार, अगर वही सिली मिस्टेक है तो। फिर 147 में एस्केप्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, एस्केप्ड, 263 में एरर, 154 में मिस्टेक। अरे वर्ड बता रहा हूं, पेपर में यही वर्ड लिखना पड़ता है, एस्केप्ड, एरर और मिस्टेक। फिर 147 में हम लोग बोलते हैं असेस, रीअसेस हुआ है, असेसमेंट रीअसेसमेंट बोलते हैं, 263 बोलते हैं रिवाइज, देखो वर्ड रिवाइज, और 150 और बोलते हैं रेक्टिफाई। अच्छा डिस्टिंक्शन अपने बुक में 3 कॉलम वाला डिस्टिंक्शन बना हुआ मिलेगा, इधर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, अपने बुक में मिलेगा। ओके, 263 फाइनली खत्म हो गया। ओके, 263 फाइनली खत्म। तुमको पता है मैंने ये 154 पढ़ा था, चार्ट दिखाया था तुमको, इधर गया, मैंने बोला ऑर्डर के अंदर कुछ लफड़े होते हैं,
और उसमें कोई डिबेट नहीं है तो 154 बताया था। डिबेट करना है तो देखो मैंने 2 सेक्शन लिखे ना, 140 एंड 263। अरे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, पहले जब दिखा तभी तुम लोग नॉलेज नहीं था ना। अब समझा 147 263 में स्लैश करके क्यों लिखा? तो दोनों चीज डिपार्टमेंट का हथियार है पब्लिक का केस खोलने के लिए। लेकिन 147 में एओ तेरा केस खोल रहा है और 263 में सीआईडी सीसीआईडी। और 147 लंबा प्रोसेस है 4 स्टेप वाला। 263 में तो क्या उसको बुला के सीधा रिवाइज कर दो, 2 साल के अंदर खत्म कर दो। ओके, आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग विद दैट डे। तो टेल मी अपना स्टेटस क्या है चैप्टर का? जा रहा हूँ बस मैं अभी खाली बता के। अपने सीटा की थियरी हो चुकी है, 7 पॉइंट थे फट हो गए। आईटैट 4 पॉइंट पोसर। हाई कोर्ट में खाली इतना याद रखना था, हाई कोर्ट को केस में दम लगा सब्सटैंशियल तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी तो ही जा सकते हैं। 263 में 7 पॉइंट थे, ईगो टू अपील टू। वो पढ़ाने के बाद मैंने एरर वर्ड का डेफिनेशन दिया था आईसीसी, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन बताया था। इतना हुआ था बस। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क लेके जाओ। अपील्स का जो अपना क्वेश्चन शीट है ना, अपील्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर, अपील की शीट में ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2 क्वेश्चन होमवर्क। रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम।